के एपिसोड 63 को। अगर अभी तक आपने सीरीज के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर एक बार उन्हें भी जरूर से देख लेना। तो चलिए अब आते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ बाइटियन मिजुकी के दिए हुए सोटपाल को चेक कर रहा था और इसी तरह वहाँ पे सोटपाल के बारे में पता लगाते हुए उसे वहाँ पे पूरी रात गुजर चुके थे। जिसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिजुकी तो मजे से बाइटियन के बेड के ऊपर सो रही थी, लेकिन सूर्य की किरणों की वजह से हम देखते हैं कि उसकी आंख भी वहाँ पे खुल चुकी थी और आंखें खोलकर वो वहाँ पे एक लंबी संगलाई लेते हुए कहते हैं कि मुझे तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से नींद आई। पर अभी वो वहाँ पे ये सब कह ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि उसकी नजर वहाँ पे बाइटियन के ऊपर पड़ती है जो कि अभी भी वहाँ पे उसी सोटपाल के बारे में स्टडी कर रहा था। जो देखकर मिजुकी वहाँ पे स्माइल करते हुए बाइटियन से कहती है, क्या तुमने पूरी रात इसी सोटपाल के बारे में ही पता लगाने में गुजार दी? मिजुकी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बाइटियन वहाँ पे अपनी जगह पे खड़े होते हुए उससे कहता है, जल्दी करो हमें देर हो रही है, मैं जल्द से जल्द इस सोटपाल के बाकी हिस्सों को भी खरीदना चाहता हूँ। और ये कहकर बाइटियन वहाँ पे मिजुकी को पूरी तरह से इग्नोर करके वहाँ पे अपने रूम से बाहर जाने लगा था। जो देखकर मिजुकी को वहाँ पे बाइटियन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि बाइटियन उसकी खूबसूरती के जाल में जो नहीं फंस रहा था। इसलिए हम देखते हैं कि मिजुकी भी बाइटियन को वहाँ पे बुरा भला कहते हुए बाइटियन के पीछे निकल जाती है, लेकिन बाइटियन तो उसकी ये जली कटी बातें सुनकर भी उसे वहाँ पे कोई जवाब नहीं दे रहा था। और इसी तरह वो लोग वहाँ से आगे बढ़ते हुए लेनोवो एकेडमी के बैटल अरीना के अंदर आ गए थे, जहाँ आते ही बाइटियन मिजुकी से सवाल करते हुए पूछता है तो हम लोग वहाँ पे कैसे जाने वाले हैं, जिसपे मिजुकी वहाँ पे इधर उधर देखकर बहुत ही चालाकी से बाइटियन से कहती है कि वो उसी ने जिससे मैंने सोटपाल खरीदा था वो मीयुन एंशिएंट टाउन में रहते हैं। मिजुकी की ये बात सुनकर बाइटियन वहाँ पे सीरियस होते हुए कहता है कि मीयुन एंशिएंट टाउन तो यहाँ से 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। बाइटियन की ये बात सुनकर मिजुकी उससे कहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसलिए हमारे लिए बेहतर यही रहेगा हम लोग किसी फ्लाइंग मोस्टर के ऊपर बैठकर वहाँ पे जाए। मिस्टर बाइटियन, क्या आपके पास कोई फ्लाइंग मोस्टर मौजूद है? जिसपे बाइटियन मिजुकी को वहाँ पे कोई जवाब दे पाता उससे पहले उसकी नजर वहाँ पे ऊपर आसमान में जाती है जहाँ पे एक फ्लाइंग बीस्ट उड़ते हुए बहुत ही तेजी से उन्हीं की तरफ ही आ रहा था। जो देखकर बाइटियन वहाँ पे स्माइल करते हुए मिजुकी से कहता है कि मुझे लगता है कोई फ्लाइंग बीस्ट को हमें डिलीवर करने के लिए आ रहा है। बाइटियन की ये बात सुनकर मिजुकी की नजर भी वहाँ पे उसी फ्लाइंग बीस्ट के ऊपर पड़ती है जहाँ वो फ्लाइंग बीस्ट उड़ता हुआ सीधा उन्हीं के सामने ही आके रुकता है। उस फ्लाइंग बीस्ट के ऊपर दो ट्विन एल्डर्स खड़े हुए थे जो कि मिजुकी के चैन फैमिली के एल्डर्स थे, जो कि नीचे आते ही मिजुकी को वहाँ पे ग्रीट करते हैं। जबकि उन दोनों एल्डर्स को वहाँ पे इस तरह से आते हुए देखकर मिजुकी वहाँ पे चौंकते हुए कहती है, थर्ड एल्डर और फोर्थ एल्डर आप दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जिसपे थर्ड एल्डर वहाँ पे मिजुकी को जवाब देते हुए कहता है कि फैमिली हेड ने हमें आपको वापस लाने का ऑर्डर दिया है, इसलिए हम दोनों यहाँ पे आपको वापस लेने के लिए आए हैं। थर्ड एल्डर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिजुकी वहाँ पे थोड़ा पीछे होते हुए उससे कहती है, नहीं मैं आप लोगों के साथ नहीं आ सकती, अगर मैं यहाँ पे इस तरह से आपके साथ जाती हूँ तो हमारी चंद फैमिली खतरे में आ जाएगी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। ऊपर से बाइटियन भी मिजुकी के सामने आते हुए थर्ड एल्डर और फोर्थ एल्डर से कहता है कि ये बिल्कुल ठीक कह रही है, जब तक लिनजून एकेडमी टियानची लैंड को हमारी लेनोवो एकेडमी के हवाले नहीं कर देती तब तक ये लड़की यहाँ से नहीं जा सकती, और अगर फिर भी किसी ने यहाँ पे जबरदस्ती इस लड़की को ले जाने की कोशिश की तो उसे यहाँ पे मेरा मुकाबला करना होगा। बाइटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि थर्ड एल्डर को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो अचानक ही वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर को अपने हाथों में लेते हुए बाइटियन से कहता है, लड़के तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारी चैन फैमिली के मामले में इंटरफेयर करने की, अब तुम्हें इसकी सजा मिल के रहेगी। और ये कहते हुए थर्ड एल्डर ने वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए बाइटियन के ऊपर हमला कर दिया था, लेकिन हम देखते हैं कि बाइटियन ने वहाँ पे समय रहती अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए थर्ड एल्डर के उस हमले को वहाँ पे बहुत ही इजीली रोक लिया था। जो देखकर तो थर्ड एल्डर को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि थर्ड एल्डर ने कभी नहीं सोचा था कि उसके सामने खड़ा हुआ मामूली सा लड़का इतना ज्यादा पावरफुल निकलेगा। जबकि बाइटियन को वहाँ पे इस तरह से गुस्से में आते हुए देखकर मिजुकी वहाँ पे अपने थर्ड एल्डर और फोर्थ एल्डर से कहती है, प्लीज आप दोनों मेरी बात को समझिए, अभी के लिए मैं आप दोनों के साथ नहीं आ सकती, इसलिए आप दोनों प्लीज जल्दी से यहाँ से चले जाइए। मिजुकी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि थर्ड एल्डर वहाँ पे मिजुकी की तरफ आगे बढ़ते हुए उससे कहता है, फैमिली लीडर ने हमें आपको वापस लाने का आदेश दिया है, तो मैं भी देखता हूँ कि हमें यहाँ पे आपको वापस ले जाने से कौन रोकता है। थर्ड एल्डर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिजुकी भी वहाँ पे समझ चुकी थी कि उसके ये दोनों एल्डर्स ऐसे नहीं मानने वाले। जबकि थर्ड एल्डर वहाँ पे मिजुकी की सारी बातों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए वहाँ पे मिजुकी का हाथ पकड़ लेता है, पर जैसे ही थर्ड एल्डर उसे वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है तो बाइटियन ने उल्टा वहाँ पे थर्ड एल्डर का ही हाथ पकड़ लिया था। वो थर्ड एल्डर के हाथ को मरोड़ते हुए वहाँ पे उसे कहता है, मुझे अपनी बात को दोबारा दोहराने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, अगर तुम इसे यहाँ से वापस ले जाना चाहते हो तो पहले हैंड राइटिंग में लिखकर मेरे पास आओ और मुझसे परमिशन मांगो, तभी सोड मास्टर को सोचेगा, लेकिन तुम दोनों का जबरदस्ती इसे यहाँ से ले जाने का आइडिया मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसलिए अब तुम दोनों की इसकी सजा मिल के रहेगी। बाइटियन की धमकी सुनकर हम देखते हैं कि अचानक फोर्थ एल्डर को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अपना ऑरा रिलीज करते हुए वहाँ पे बाइटियन के ऊपर हमला करने के लिए आगे आ गया था, लेकिन बाइटियन ने वहाँ पे समय रहते थर्ड एल्डर के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे उठा के पीछे फेंक दिया था। और उसी के साथ साथ बाइटियन ने वहाँ पे फोर्थ एल्डर के अटैक को रोकते हुए उसे भी वहाँ पे उठा के पीछे फेंक दिया था। जो देखकर थर्ड एल्डर को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो वहाँ पे अपने पास को रिलीज करते हुए बहुत ही अग्रेसिवली वहाँ पे बाइटियन के ऊपर हमले करने की कोशिश करने लगा था, जहाँ पे उसका साथ देने के लिए उसका भाई फोर्थ एल्डर भी आगे आ चुका था और अब वो दोनों मिलकर वहाँ पे बाइटियन के ऊपर हमला करने की कोशिश करने लगे थे। लेकिन हम देखते हैं कि बाइटियन ने वहाँ पे उनके सभी हमलों को रोकते हुए उल्टा वहाँ पे उन दोनों के ऊपर अटैक करके उन्हें वहाँ पे पीछे फेंक दिया था। जो देखकर अब उन दोनों एल्डर्स को भी वहाँ पे पता चल चुका था कि वो अकेले अकेले यहाँ पे बाइटियन का सामना नहीं कर सकते, इसलिए वो दोनों ही एल्डर्स वहाँ पे अपने पास को कंबाइन करने का डिसाइड करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ पे अपना पूरा दम लगाकर अपने पास को कंबाइन करते हुए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड को क्रिएट करते हैं, जिसे देखकर तो बाइटियन भी वहाँ पे थोड़ा सीरियस हो गया था और उसने भी अचानक के ऊपर हवा में उठते हुए मिजुकी के दिए हुए स्वॉर्ड पाल को वहाँ पे बाहर निकाल लिया था। और मिजुकी के दिए हुए स्वॉर्ड पाल की मदद से हम देखते हैं कि उसे
वहाँ पे अपनी सोल पावर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, क्योंकि स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए बाइटियन ने वहाँ पे बहुत इजीली अपनी किलिंग शॉट को समन कर लिया था। यहाँ पहले उसे अपनी किलिंग शॉट को इस्तेमाल करने के लिए अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करना पड़ता था, जिसे इस्तेमाल करने की वजह से उसकी सोल के ऊपर बहुत ही बुरी तरह से असर होता था। वहीं बाइटियन की उस किलिंग शॉट को देखकर उन दोनों एल्डर्स ने भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए अपनी शॉट की मदद से वहाँ पे बाइटियन की किलिंग शॉट के ऊपर हमला कर दिया था। और जैसे उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगा था। इवन उस ऑरा के प्रेशर की वजह से हम देखते हैं कि पूरा बैटल अरीना ही वहाँ पे हिलने लगा था। जबकि हम देखते हैं कि उन दोनों एल्डर्स की बनाई हुई वो शॉट वहाँ पे बाइटियन की किलिंग शॉट का मुकाबला नहीं कर पाती, और देखते ही देखते बाइटियन की किलिंग शॉट ने वहाँ पे उन दोनों की शॉट को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे ऊपर आसमान में एक छोटा सा ब्लास्ट भी हो गया था। और उस ब्लास्ट का इंपैक्ट सीधा वहाँ पे दोनों एल्डर्स के ऊपर ही होता है, क्योंकि उस ब्लास्ट के इंपैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि वो दोनों ही भाई वहाँ पे उड़ते हुए वहाँ से काफी पीछे जा गिरे थे, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि उन दोनों ही एल्डर्स की हालत वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। और तभी बाइटियन भी वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके से नीचे बैटल अरीना के अंदर आने लगा था। जहाँ नीचे आते ही वो वहाँ पे अपनी बात को रिलीज करते हुए उन दोनों एल्डर्स से कहता है, तो अब बताओ क्या तुम दोनों अभी भी इसे अपने साथ ले जाना चाहते हो। बाइटियन को वहाँ पे इस तरह से अपनी बात को रिलीज करते हुए देखकर बेचारी मिजुकी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा घबरा चुकी थी। वो जल्दी से वहाँ पे बाइटियन के पास आते हुए अपने उन दोनों एल्डर से कहती है, थर्ड एल्डर फोर्थ एल्डर प्लीज आप मेरी बात मानिए और जल्दी से चले जाइए यहाँ से। मिजुकी की यह बात सुनकर बाइटियन भी वहाँ पे कोल्ड टोन में उन दोनों से कहता है कि दफा हो जाओ यहाँ से। बाइटियन को दोबारा गुस्से में आते हुए देखकर तो वो दोनों एल्डर्स बेचारे वहाँ पे और भी ज्यादा डर चुके थे, इसलिए वो दोनों एल्डर्स वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे थे। इवन वहाँ से भागने के चक्कर में वो दोनों अपना फ्लैंक बीस्ट भी वहीं पे छोड़कर चले गए थे, जो देखकर बाइटियन वहाँ पे मिजुकी से कहता है कि चलो फ्लैंक बीस्ट का इंतजाम हो गया है, मेरे ख्याल से अब हम लोगों को ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। और ये कहकर बाइटियन वहाँ पे सीधा उस फ्लैंक बीस्ट की तरफ ही बढ़ गया था। जबकि मिजुकी बाइटियन को वहाँ से जाते हुए देखकर पीछे से ही कहती है, आखिर ये लड़का है कौन जो कि इतनी कम एज में ही इतना ज्यादा पावरफुल है। मुझे लगता है इस लड़के ने जरूर अपने अंदर काफी सारे सीक्रेट छुपा रखे हैं। और यही सब सोचते हुए मिजुकी भी वहाँ पे बाइटियन के पीछे चली गई थी। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो दोनों उस फ्लाइंग बीच से होते हुए मीयून एंशिएंट टाउन की तरफ जा रहे थे, जहाँ क्योंकि रास्ता बहुत ज्यादा लंबा होने वाला था, तो इसलिए हम देखते हैं कि बाइटियन तो वहाँ पे अपनी कल्टीवेशन में लग गया था। जबकि मिजुकी वहाँ पे बाइटियन को टीज करते हुए उसे कहते हैं, मिस्टर बाइटियन आपको किस तरह की लड़की पसंद है। जिस पे बाइटियन उसे वहाँ पे सीधे सीधे जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हें इस सब के बारे में जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। बाइटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिजुकी वहाँ पे बाइटियन के पास आते हुए उसे कहती है, मिस्टर बाइटियन मीयून एंशिएंट टाउन का रास्ता बहुत ज्यादा लंबा होने वाला है, तो क्यों ना तब तक आप मुझे अपनी कहानी सुनाइए और इस बीच में आपके शोल्डर्स को मसाज दूंगी। मिजुकी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बाइटियन उसे वहाँ पे खुद से दूर करते हुए कहता है कि तुम्हारी बॉडी से जो ऑरा निकल रहा है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा, इसलिए तुम मुझसे दूर ही रहो। बाइटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिजुकी को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने मन में ही कहती है कि आखिर ये किस तरह का घटिया सा लड़का है, इसे तो लड़कियों से बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। और ये कहकर मिजुकी वहाँ पे अपने पास एक स्पेस बैग को बाहर निकालते हुए बाइटियन को बताती है कि इसके अंदर 10 अलग अलग किस्म की स्पाइसेस हैं और हमारे लिंगयून मेंशन में जो भी लड़की अमीर होती है वो इन सभी स्पाइसेस को अपने साथ कैरी करती है। तुम सोच भी नहीं सकते कि इन्हें खरीदने के लिए मैंने कितने ज्यादा पैसे दिए थे, और अगर आपको इन स्पाइसेस की खुशबू पसंद नहीं आ रही तो मैं अभी इन्हें फेंक देती हूँ। और ये कहते हुए मिजुकी ने वहाँ पे अपने स्पेस बैग को वहाँ पे फेंक दिया था, जिसके साथ ही उसके अंदर से आ रही वो गंदी सी खुशबू भी वहाँ पे गायब हो गई थी, जो सेंस करके बाइटियन भी वहाँ पे चैन की सांस लेते हुए कहता है कि अब थोड़ा सा कौन आया। और ये कहकर बाइटियन मिजुकी से कहता है कि अब तुम मेरे शोल्डर्स के ऊपर हैमर मसाज दे सकती हो। बाइटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिजुकी को भी वहाँ पे एक झटका लगता है और वो वहाँ पे थोड़ा नर्वस होते हुए बाइटियन से कहते हैं कि तुमने तो बोला था कि मुझे मसाज नहीं करवानी, इसलिए भूल जाओ उसके बारे में। पर बाइटियन उसे मना करते हुए कहता है कि अब मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, तो अब तुम आकर मेरे शोल्डर्स के ऊपर मसाज दे सकती हो। बाइटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारी मिजुकी ने वहाँ पे बुरा समूह बना लिया था, क्योंकि वो बेचारी यहाँ पे अपनी ही आइडिया में फंस चुकी थी और अब उसे मजबूरन वहाँ पे बाइटियन को हैमर मसाज भी देनी पड़ रही थी, जो देखकर बाइटियन वहाँ पे खुश होते हुए उससे कहता है कि तुम्हारे हाथों में तो जादू है, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। अब बाइटियन की ये सारी बातें मिजुकी को वहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। वो अपने मन में कहते हैं कि तुम्हें जितना ज्यादा खुश होना है हो लो, एक बार हम लोग मीयून एंशिएंट टावर में पहुंच जाए, उसके बाद देखना मैं वहाँ पे तुम्हारा क्या हाल करवाती हूँ। और इसी तरह वो लोग वहाँ पे आगे बढ़ते हुए अपनी मंजिल के पास आ चुके थे, जहाँ मिजुकी सामने की तरफ इशारा करते हुए बाइटियन को बताती है कि यही है मीयून एंशिएंट टाउन और मैंने जिस सीनियर के बारे में आपको बताया था वो यहीं पे रहते हैं। वहीं बाइटियन तो वहाँ पे मीयून एंशिएंट टाउन की खूबसूरती में खो गया था, क्योंकि वो एंशिएंट टाउन देखने में वाकई काफी ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा था। खैर उस मीयून एंशिएंट टाउन को बहुत ही ज्यादा गौर से देखने के बाद बाइटियन वहाँ पे मिजुकी से कहता है, ओके अब मुझे अपने सीनियर के पास लेके चलो। बाइटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिजुकी भी वहाँ पे हमें अपना सर हिलाती है और उसके बाद वो वहाँ पे बाइटियन को लेकर मीयून एंशिएंट टाउन के इंट्रेंस गेट के ऊपर आ गई थी, जहाँ पे उतरते हुए बाइटियन ने उस फ्लाइंग बीस्ट को भी वहाँ से भेज दिया था। और उसके बाद वो दोनों वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उसी एंशिएंट गेट की इंट्रेंस के सामने आके खड़े हो गए थे, जो कि देखने से वाकई एंशिएंट दिखाई दे रहा था, जो देखकर बाइटियन को भी लगता है कि जरूर यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगी, इसलिए वो वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल आइज के इस्तेमाल करते हुए बहुत ही गौर से उस एंशिएंट गेट की इंट्रेंस को देखने लगा था, जहाँ स्पिरिचुअल आइज की मदद से बाइटियन को वहाँ पे पता चलता है कि उस एंशिएंट गेट की इंट्रेंस के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन लगी हुई है, जिसे देखकर बाइटियन वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो गया था। और अभी बाइटियन वहाँ पे इस फॉर्मेशन के बारे में सोच ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि मिजुकी जल्दी से बाइटियन के पास आते हुए उसे कहती है कि मैंने जिस सीनियर के बारे में आपको बताया था वो यहीं पे रहते हैं, तो चलिए अब हमें और ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। और ये कहकर बाइटियन को खींचकर वो वहाँ से ले जाने लगती है, लेकिन बाइटियन उसे वहीं पे रोकते हुए कहता है कि रुको, मुझे यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है। बाइटियन की यह बात सुनकर तो हम देखते हैं कि मिजुकी को भी वहाँ पे एक झटका
लगता है और उसके फेस के एक्सप्रेशन अचानक वहाँ पे चेंज होने लगे थे। लेकिन वो जल्दी से वहाँ पे खुद को संभालते हुए बाइटियन से कहती है, मिस्टर बाइटियन, आप यहाँ पे किस गड़बड़ के बारे में बात कर रहे हैं? भले ही मिजुकी ने यहाँ पे अपने फेस एक्सप्रेशंस को बहुत ही चालाकी से छुपा लिया था, लेकिन वो बाइटियन की नजरों से नहीं बच पाई थी। इसलिए बाइटियन वहाँ पे समझ चुका था कि यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन लगी हुई है वो इसी ने यहाँ पे मेरे खिलाफ लगवाई होगी, या फिर ये जानबूझकर इस ट्रांसफॉर्मेशन को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती है। ये सोचकर बाइटियन वहाँ पे स्माइल कहते हुए मिजुकी से कहता है, नहीं, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, मुझे बस थोड़ी गलतफहमी हो गई थी। और ये कहते हुए बाइटियन ने वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए उस फॉर्मेशन को वहाँ पे चेंज करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से देखते ही देखते अब वो फॉर्मेशन वहाँ पे पूरी तरह से बाइटियन के कंट्रोल में आ चुकी थी, जो देखकर बाइटियन के फेस पे भी स्माइल आ जाती है, क्योंकि अब वो इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल मिजुकी के खिलाफ कर सकता था। पर अभी बाइटियन वहाँ पे सबके बारे में सोच ही रहा था कि तभी उन्हें वहाँ पे अपने पीछे किसी की आवाज सुनाई देती है, जो कि जुकी को वहाँ पे देखकर चौंकते हुए उसी की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। और साथ ही साथ वो वहाँ पे चौंकते हुए ये भी कह रहा था कि जुकी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम खुद यहाँ पे आई हुई हो। लेकिन उस पर्सन को देखकर हम देखते हैं कि मिजुकी को वहाँ पे ज्यादा खुशी नहीं होती। वो वहाँ पे बुरा सबूत बनाते हुए उसे कहते, ली फाई, आगे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां बाइटियन जुकी के साथ उस डीमन सोर्ड मास्टर से उन सोल बॉल्स को खरीदने के लिए उसके रेजिडेंट पे पहुंच चुका था। लेकिन इसी बीच वहां पे ली फाई नाम के कल्टीवेटर की एंट्री होती है, जो कि जुकी को पहले से ही जानता था। लेकिन जुकी उसे वहां पे देखकर ज्यादा खुश दिखाई नहीं दे रही थी। वो वहां पे बुरा समूह बनाते हुए उसे कहते हैं, ली फाई, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जिसपे ली फाई वहाँ पे जुकी को जवाब देते हुए बताता है कि ऑफ कोर्स मैं भी यहाँ पे तुम्हारी तरह ही सोर्ड डीमन मास्टर से ट्रेस करने के लिए आया हूँ, लेकिन यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन लगी हुई है, जिसकी वजह से मैं उनसे मिलने के लिए अंदर नहीं जा पाया। और ये कहकर ली फाई अचानक वहाँ पे जुकी के पास जाते हुए उससे कहता है, ली फाई, तुम्हारा तो सोर्ड डीमन मास्टर के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन है, तो क्या तुम मुझे भी अपने साथ अंदर ले जा सकती हो? ली फाई की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जुकी ने वहाँ पे ऐसा करने से साफ साफ मना कर दिया था, जो देखकर ली फाई वहाँ पे जुकी को मनाने की कोशिश करते हुए उसे कहता है कि प्लीज मेरी बात मान जाओ, अगर तुम मेरी सोर्ड डीमन मास्टर के साथ मिलने में मदद करती हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी कोई भी शर्त पूरी करने को तैयार हूँ। ली फाई के ये कहने के बावजूद भी हम देखते हैं कि जुकी उसे वहाँ पे साफ साफ मना करते हुए कहती है कि मैंने बोला ना कि मैं यहाँ पे तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती, इसलिए अब मेरा दिमाग मत खाओ। जुकी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ली फाई दोबारा वहाँ पे उसके पास जाते हुए उसे कहते हैं, जुकी, आगे तुम्हें मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है? तुम मुझसे इतना ज्यादा चिढ़ती क्यों हो? क्या तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हें कितना ज्यादा पसंद करता हूँ और तुम्हारा ये बिहेवियर देखकर मुझे कितना ज्यादा दुख होता है? लेकिन अभी ली फाई वहाँ पे जुकी से ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि बाइटियन वहाँ पे कोल्ड टोन में जुकी से कहता है, जुकी, जल्दी से इस बच्चे को भगाओ यहाँ से। लेकिन हम देखते हैं कि बाइटियन की ये बात सुनकर तो ली फाई को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए बाइटियन से कहता है, आखिर तुम होते कौन हो इस तरह से मेरी बेइज्जती करने वाले? और ये सब तो छोड़ो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही सामने मेरी फ्रेंड जुकी को ऑर्डर देने की? और ये कहकर ली फाई वहाँ पे अपने एल्डर ज़ूलाओ से कहता है कि जरा जाकर इसे मजा तो चखाओ, इसे भी तो पता चले कि अपने से बड़े लोगों के साथ कैसे बात की जाती है, और इसे यहाँ पे तब तक मारते रहना जब तक ये अपने घुटनों पे आते हुए मुझसे माफी ना मांगे। ली फाई की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एल्डर ज़ूलाओ वहाँ पे उसे कहता है, ओके यंग मास्टर, जैसा आप कहें। और ये कहकर एल्डर ज़ूलाओ ने अचानक वहाँ पे अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए फॉर्मेशन बनाना शुरू कर दी थी। असल में एक स्पिरिचुअल रूट वाली फॉर्मेशन थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए एल्डर ज़ूलाओ ने वहाँ पे बाइटियन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर दिया था। लेकिन अपनी तरफ आते हुए इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को देखकर भी बाइटियन वहाँ पे बिल्कुल नहीं घबराता, और बेचारा एल्डर ज़ूलाओ वहाँ पे कुछ समय पाते से पहले ही बाइटियन ने वहाँ पे डीमन सोर्ड मास्टर की वो फॉर्मेशन जिसे उसने अपने कंट्रोल में ले लिया था, उसका इस्तेमाल करते हुए वो वहाँ पे एल्डर ज़ूलाओ की फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बाइटियन ने वहाँ पे कुछ सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एल्डर ज़ूलाओ के ऊपर भी हमला कर दिया था। जैसे एल्डर ज़ूलाओ अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगाते हुए रोकने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है, लेकिन इस सबका कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि वो सोर्ड्स उसके प्रोटेक्टिव बैरियर को तोड़ते हुए सीधे जाकर उसे वहाँ पे हिट हो गई थी, जिसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि एल्डर ज़ूलाओ बेचारा वहाँ से उड़ते हुए काफी पीछे जा गिरा था। जबकि अपने एल्डर की ऐसी हालत देखकर तो बेचारे ली फाई को वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। लेकिन अभी वो वहाँ पे इसी तरह से कंफ्यूज हो ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि बाइटियन ने वहाँ पे एक बार फिर से उसी फॉर्मेशन के इस्तेमाल करते हुए ली फाई के ऊपर भी हमला कर दिया था। जैसे ली फाई भी अपने सामने एक प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन लगाते हुए रोकने की कोशिश करता है, पर वो भी वहाँ पे उन सोर्स को नहीं रोक पाता, और अपने एल्डर ज़ूलाओ की तरफ वो भी वहाँ से उड़ता हुआ काफी पीछे जा गिरा था। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि उन दोनों की हालत वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, और अब वो दोनों बेचारे वहाँ पे इतना ज्यादा डर चुके थे कि वो वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से अपने दुम दिखाते हुए वहाँ से भाग गए थे। वहीं ये सब देखकर तो जुकी को भी वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। वो वहाँ पे चौंकते हुए कहती है कि आखिर डीमन सोर्ड मास्टर की ये प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन यहाँ पे बाइटियन की मदद क्यों कर रही है? लेकिन अभी बेचारी जुकी वहाँ पे ये सब कहते हुए हैरान हो ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि बाइटियन अचानक ही वहाँ पे बहुत ही तेजी से मूव करते हुए डीमन सोर्ड मास्टर के रेजिडेंस के अंदर आ गया था। जहाँ अंदर आते ही बाइटियन वहाँ पे जगह को बहुत ही गौर से देखने लगता है। जहाँ इधर उधर देखते हुए उसकी नजर वहाँ पे सोर्ड डीमन मास्टर के हाउस के ऊपर पड़ती है, जो कि किसी एंशिएंट हाउस की तरह बहुत ही ज्यादा पुराना दिखाई दे रहा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम
देखते हैं कि सोर्ड डीमन मास्टर को भी वहाँ पे इस बात का एहसास हो गया था कि कोई उसकी इजाजत के बगैर ही उसके रेजिडेंट के अंदर आ गया है। इसलिए वो सोर्ड डीमन मास्टर वहाँ पे गुस्से से अपना ऑर्डर रिलीज करते हुए बाइटियान से कहती है, अगर अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से। लेकिन हम देखते हैं कि बाइटियान ने तो वहाँ पे अपने सिर्फ हाथ को मूव करते हुए ही वो सोर्ड डीमन मास्टर के ऑरा प्रेशर को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उसी के साथ बाइटियान वहाँ पे बहुत ही सॉफ्ट टोन में बोलते हुए सोर्ड डीमन मास्टर से कहता है कि मैं तो बस यहाँ पे उन सूट पल्स को खरीदने के लिए आया हूँ, प्लीज बाहर आइए, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि बाइटियान की सारी बातें वहाँ पे सोर्ड डीमन मास्टर को और भी ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। वो सोर्ड डीमन मास्टर जो कि एक लेडी थी, वो वहाँ पे गुस्से से बाइटियान से कहती है कि मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ कि चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से, क्योंकि अगर मुझे गुस्सा आ गया तो फिर मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने दूंगी। उस लेडी डीमन सोर्ड मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बाइटियान वहाँ पे बहुत ही सॉफ्ट टोन में उसे कहता है कि मैं बस यहाँ पे आपके साथ एक सौदा करने के लिए आया हूँ, एक बार मैंने उन सोर्ड पल्स को खरीद लिया तो मैं खुद ही चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन अभी बाइटियान वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि उस डीमन लेडी सोर्ड मास्टर ने वहाँ पे बाइटियान के नीचे वहाँ पे एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था। और जैसे वो फॉर्मेशन वहाँ पे एक्टिवेट होती है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे मौजूद आसपास सारी स्पिरिचुअल सोर्स वहाँ पे इकट्ठा होने लगी थी। और देखते देखते वो सभी सोर्स वहाँ पे एक एक करके अटैक फॉर्म में आने लगी थी। और बाइटियान वहाँ पे कुछ समय पाते उससे पहले हम देखते हैं कि उस लेडी डीमन सोर्ड मास्टर ने वहाँ पे उन हजारों सोर्स की मदद से वहाँ पे बाइटियान के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, जिसे देखकर तो जुकी ने डर के मारे वहाँ पे अपनी आंखें ही बंद कर ली थी। लेकिन जब काफी देर तक वहाँ पे कुछ भी नहीं होता तो जुकी भी धीरे धीरे वहाँ पे अपनी आंखें खोलती है। और जब वो अपनी आंखें खोलकर वहाँ पे बाइटियान की तरफ देखती है तो बाइटियान अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव फील्ड लगाकर उन सभी सोर्स को वहाँ पे रोक रखा था, जो देखकर तो बेचारी जुकी को वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं होता। वो वहाँ पे हैरान होते हुए खुद से ही कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आखिर ये सब इसने कैसे किया। पर अभी जुकी बेचारी वहाँ पे ये सब सोचते हुए हैरान हो ही रही थी कि तभी बाइटियान वहाँ पे कोल्ड टोन में लेडी सोर्ड डीमन मास्टर से कहता है कि फालतू में अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, तुम्हारी अब ये किलिंग सोर्ड फॉर्मेशन पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है, इसलिए इस किलिंग सोर्ड फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए तो तुम यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और ये कहते हुए बाइटियान वहाँ पे एक चुटकी बजाता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि वो सभी सोर्स वहाँ पे एक एक करके डिस्ट्रॉय होने लगे थी। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उस लेडी डीमन सोर्ड मास्टर की बनाई वो फॉर्मेशन भी वहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, जो देखकर तो उस लेडी डीमन सोर्ड मास्टर का गुस्सा वहाँ पे धीरे धीरे अब और भी ज्यादा बढ़ने लगा था। लेकिन उसी के साथ सोर्ड डीमन मास्टर को वहाँ पे एहसास होता है कि इस पर्सन के साथ जुकी भी यहाँ पे आई हुई है। जुकी को वहाँ पे देखकर सीनियर सोर्ड डीमन मास्टर का गुस्सा वहाँ पे काफी हद तक शांत हो चुका था। वो वहाँ पे बहुत ही सॉफ्ट टोन में जुकी से कहती है, जुकी जल्दी से अपने दोस्त को लेके चली जाओ यहाँ से। जिसपे जुकी ओके कहते हुए जल्दी से वहाँ पे बाइटियान के पास आ जाती है और वो बाइटियान का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से चलने के लिए कहने लगी थी। लेकिन हम देखते हैं कि बाइटियान तो वहाँ से चलने को तैयार ही नहीं था, जो देखकर जुकी उसे वहाँ पे समझाते हुए कहती है कि जरूर लेडी सोर्ड डीमन मास्टर को कोई और बहुत ही ज्यादा जरूरी काम होगा, इसलिए हम उनसे मिलने के लिए किसी और दिन आएंगे। लेकिन बाइटियान उसे वहाँ पे मना करते हुए कहता है कि नहीं, जब तक लेडी सोर्ड डीमन मास्टर यहाँ पे मेरे सामने नहीं आ जाती तब तक मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। अब ये सुनकर तो हम देखते हैं कि लेडी सोर्ड डीमन मास्टर का गुस्सा वहाँ पे पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। इवन उसने वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए गुस्से से वहाँ पे अपना पावरफुल और भी रिलीज कर दिया था, पर उस सबका बाइटियान के ऊपर ज्यादा असर नहीं होता। लेकिन एक साथ इतनी ज्यादा पावर का इस्तेमाल करने की वजह से हम देखते हैं कि खुद लेडी डीमन सोर्ड मास्टर के मुंह से ही वहाँ पे ब्लड निकलने लगा था। और ये बात जैसे वहाँ पे जुकी को पता चलती है तो जुकी जल्दी से वहाँ पे लेडी डीमन सोर्ड मास्टर को संभालने के लिए उसके घर के अंदर जाने लगी थी। पर जुकी उसके घर के अंदर जा पाती उससे पहले ही हम देखते हैं कि अचानक लेडी डीमन सोर्ड मास्टर ने वहाँ पे बाहर आते हुए बहुत ही अग्रेसिवली बाइटियान के ऊपर हमला कर दिया था। और साथ ही साथ वो वहाँ पे बाइटियान के ऊपर हमला करते हुए उससे ये भी कह रही थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्रेक थ्रू को डिस्टर्ब करने की, आज मैं यहाँ पे तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। और ये कहकर लेडी सोर्ड मास्टर ने वहाँ पे अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए चारों तरफ से वहाँ पे बाइटियान के ऊपर बहुत ही अग्रेसिवली हमले करने शुरू कर दिए थे। पर हम देखते हैं कि बाइटियान तो वहाँ पे उसके सभी हमलों को बहुत ही इजीली रोकते जा रहा था, जो देखकर लेडी सोर्ड मास्टर वहाँ पे अपनी ड्रैगन स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए बाइटियान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। पर बाइटियान ने अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए उसकी ड्रैगन स्पिरिट्स के ऊपर अटैक करके उन्हें वहाँ पे एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो देखकर तो लेडी डीमन सोर्ड मास्टर वहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और अब उसने वहाँ पे अपने मल्टीपल स्पिरिचुअल क्लोन्स को समन करते हुए उनकी मदद से वहाँ पे बाइटियान के ऊपर हमला कर दिया था, जिन्हें खत्म करने के लिए बाइटियान भी वहाँ पे अपनी किलिंग सोर्ड को समन करने लगा था। और देखते ही देखते उसने वहाँ पे अपनी किलिंग सोर्ड की मदद से लेडी डीमन सोर्ड मास्टर के सभी स्पिरिचुअल क्लोन्स के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें वहाँ पे एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर दिया था। इवन हम देखते हैं कि बाइटियान की किलिंग सोर्ड वहाँ पे उसके सभी स्पिरिचुअल क्लोन्स को चीरते हुए जाकर वहाँ पे खुद लेडी डीमन सोर्ड मास्टर को भी वहाँ पे हिट हो गई थी, जिसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि लेडी डीमन सोर्ड मास्टर वहाँ से उड़ते हुए सीधा अपने घर के साथ जा टकराती है। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि अब तो उस लेडी डीमन सोर्ड मास्टर की हालत वहाँ पे और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। लेकिन हम देखते हैं कि उसने अभी तक भी वहाँ पे अपनी हार नहीं मानी थी। वो अचानक ही वहाँ पे अपनी अब तक की सबसे खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल करने लगी थी, जिसमें हम देखते हैं कि उस लेडी सोर्ड मास्टर को खुद भी वहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा पेन हो रहा था, जो देखकर बाइटियान वहाँ पे स्माइल करते हुए उसे कहता है कि तुम चाहे यहाँ पे जो मर्जी कर लो, लेकिन तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। पर अगर उसके बावजूद भी तुमने यहाँ पे जबरदस्ती अपनी इस बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया तो उसका सीधे सीधे नुकसान तुम्हारी बॉडी को ही होगा। इवन हो सकता है कि उसकी वजह से तुम्हारी फाउंडेशन भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए। और अगर तुम्हारी फाउंडेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है तो तुम फ्यूचर में कभी भी एक रियल बीस्ट किंग नहीं बन पाओगे, जो कि तुम्हारा सपना है। बाइटियान की इन सारी बातों को वहाँ पे उस लेडी सोर्ड मास्टर के ऊपर काफी ज्यादा गहरा असर हो रहा था, क्योंकि बाइटियान वहाँ पे जो कुछ भी कह रहा था वो सब सच था। और इस बात का अंदाजा कहीं ना कहीं उस लेडी सोर्ड मास्टर को भी था। इसलिए हम देखते हैं कि बाइटियान की सारी
सारी बातें सुनकर वो वहाँ पे खुद को शांत करते हुए दोबारा नीचे आ जाती है। पर इसके साथ ही हम देखते हैं कि अब तो उस लेडी स्वॉर्ड डीमन मास्टर की हालत वहाँ पे और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो वहाँ पे गिरने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ज़ुकी ने अचानक आगे बढ़ते हुए उसे वहाँ पे संभाल लिया था। जो देखकर बाइटन वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहता है तो क्या अब हम लोग बात कर सकते हैं। बाइटन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पे बाइटन से सवाल करते हुए पूछते हैं क्या कि तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो। जिसपे बाइटन उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है। जिसपे बाइटन उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी डील है। मैं तुम्हारी बीस्ट किंग में इवॉल्व होने में मदद करूंगा और उसके बदले में तुम्हारे पास जितने भी स्वॉर्ड पल्स है वो सारे के सारे तुम्हें मुझे देने होंगे। बाइटन की इस डील के बारे में सुनकर हम देखते हैं कि वो लेडी स्वॉर्ड डीमन मास्टर वहाँ पे सोच में पड़ गई थी और उसे वहाँ पे इस तरह से सोचते हुए देखकर बाइटन उसे कहता है कि मैं तो तुम्हें यहाँ पे ही एडवाइस दूंगा कि ज्यादा मत सोचो, क्योंकि ये तुम्हारे पास बीस्ट किंग में इवॉल्व होने का आखिरी मौका है। अगर इस मौके को तुमने मिस कर दिया तो इस बात का रिग्रेट तुम्हें अपनी पूरी लाइफ रहेगा। वहीं बाइटन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो लेडी स्वॉर्ड डीमन मास्टर वहाँ पे बाइटन से सवाल करते हुए पूछती है वो सब तो ठीक है, लेकिन भला मैं तुम्हारे ऊपर यकीन क्यों करूँ। जिसपे बाइटन उसे वहाँ पे बहुत ही गौर से देखते हुए कहता है कि तुम्हारी स्किन तो पूरी तरह से पर्पल हो चुकी है, जिसका मतलब है कि अभी थोड़ी देर पहले तुमने बीस्ट किंग रियलम में ब्रेक थ्रू करने के लिए एक डीमन पर्पल ब्लड पिल को खाया था। बाइटन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उस लेडी स्वॉर्ड डीमन मास्टर को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो वहाँ पे हैरान होते हुए बाइटन से कहती है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। जिसपे बाइटन उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि पर्पल ब्लड पिल को ब्लड डीमन पिल भी कहा जाता है और ये इकलौती ऐसी 9th लेवल की पिल है जिसका इस्तेमाल करते हुए बीस्ट किंग रियलम में ब्रेक थ्रू किया जा सकता है। पर मुझे लगता है कि तुमने जिस डीमन पिल को लिया था उसमें कुछ गड़बड़ थी और उसने ही तुम्हारी ऐसी हालत कर दी है। बाइटन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पे बाइटन को जवाब देते हुए कहती है कि मानना पड़ेगा तुम्हारी आई साइट तो वाकई काफी ज्यादा कमाल की है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैंने जिस पर्पल डीमन ब्लड पिल को रिफाइन किया था उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी और उसी की वजह से ही मेरी ऐसी हालत हो गई है। लेडी स्वॉर्ड डीमन मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बाइटन वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछता है कि क्या डीमन पर्पल ब्लड पिल को रिफाइन करने वाले एलेक्सिस अभी भी तुम्हारे पास मौजूद है, अगर है तो क्या तुम मुझे वो दिखा सकती हो। बाइटन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लेडी स्वॉर्ड डीमन मास्टर वहाँ पे उसे कहती है लड़के ये तुम क्या कह रहे हो, मैं अभी मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि बाइटन यहाँ पे जिन एलेक्सिस को दिखाने की बात कर रहा था वो बहुत ही ज्यादा खास माने जाते हैं, इसलिए कोई भी ऐसे ही किसी को अपने एलेक्सिस नहीं दिखाता। वहीं लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बाइटन वहाँ पे उसे जवाब देते हुए कहता है कि मैं भी मजाक के मूड में नहीं हूँ, मैंने यहाँ पे कहा है कि मैं तुम्हारी बीस्ट किंग रियलम में ब्रेक थ्रू करने में मदद करूंगा और अगर मैंने ऐसा कहा है तो मैं ऐसा करके रहूंगा। और ये कहते हुए बाइटन ने अचानक वहाँ पे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर से स्वॉर्ड किलिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था। लेकिन अब की बार बाइटन यहाँ पे भी नहीं रुकता, वो लगातार वहाँ पे और हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व करते हुए वहाँ पे एक स्पिरिचुअल फर्नेस को क्रिएट करने लगा था। और जैसे ही ऊपर हवा में एक स्पिरिचुअल फर्नेस बनता है तो हम देखते हैं कि उस लेडी स्वॉर्ड मास्टर को अपनी लाइफ का अब तक का सबसे बड़ा झटका लगता है। वो वहाँ पे स्पिरिचुअल फर्नेस को देखकर चौंकते हुए कहती है ये तो हेवनली अल्केमिस्ट का मेथड है। वहीं लेडी स्वॉर्ड डीमन मास्टर को वहाँ पे इस तरह से हैरान होते हुए देखकर बाइटन उसे कहता है कि मुझे लगता है अब तुम्हें यकीन आ गया होगा कि मैं तुम्हारे लिए उस पर्पल डीमन ब्लड पिल को रिफाइन कर सकता हूँ। बाइटन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पे बाइटन से माफी मांगते हुए कहती है मास्टर टियान प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझसे आपको पहचानने में गलती हो गई, मुझे ये नहीं पता था कि आप फिट करियर के अल्केमी मास्टर भी हैं और अभी अभी आपने जिस हेवनली अल्केमी मेथड का इस्तेमाल करते हुए स्पिरिचुअल फर्नेस को क्रिएट किया है ऐसा तो यहाँ पे पूरे मेडिकल कॉन्टिनेंट के अंदर कोई भी नहीं कर सकता, इसलिए मैं एक बार फिर से आपसे माफी मांगती हूँ। अनजाने में ही मैंने आपके ऊपर अटैक करते हुए आपको ऑफेंड कर दिया, पर पूरे एंशिएंट मेडिकल कॉन्टिनेंट के अंदर 5th ग्रेड के बस कुछ चंद ही अल्केमी मास्टर्स मौजूद है और मैं ऑलमोस्ट उन सभी अल्केमी मास्टर्स के बारे में जानती हूँ, लेकिन आप कौन है, आपके बारे में तो मैंने आज तक कभी नहीं सुना। वहीं उस लेडी स्वॉर्ड मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बाइटन वहाँ पे कॉल टून में उससे कहता है कि अब तुम यहाँ पे मेरे सबर का इम्तिहान ले रही हो, अगर तुम्हें यहाँ पे इसी तरह से सवाल जवाब करते हुए मेरा टाइम जाया करना है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और ये कहते हुए बाइटन ने वहाँ पे अपने स्पिरिचुअल फर्नेस को भी वापस ले लिया था, जो देखकर तो वो लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पे जल्दी से भागते हुए जाकर बाइटन के सामने जाके खड़ी हो जाती है, जहाँ वो बाइटन से माफी मांगते हुए कहती है हेवनली मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। वहीं ये सब देखकर ज़ुकी वहाँ पे हैरान होते हुए अपने मन में ही कहती है अब ये एक 5th ग्रेड का अल्केमी मास्टर भी है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर ने वहाँ पे बाइटन को रोकने के लिए अपने सारे एलेक्सिस वहाँ पे उसी के हवाले कर दिए थे, जो देखकर बाइटन उसे कहता है कि जैसे कि मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हारी बीस्ट किंग में इवॉल्व होने में मदद करूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें अपने सारे स्वॉर्ड पल्स मुझे देने होंगे, क्या तुम्हें ये डील मंजूर है। बाइटन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर बाइटन को जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ मुझे ये मंजूर है। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अल्केमी सुप्रीम के एपिसोड 65 को। अगर अभी तक आपने इसके पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर एक बार उसे भी जरूर से चेकआउट कर लेना। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ बाइटियन और लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर के बीच में डील हो चुकी थी और बाइटियन उस लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर को उसे वहाँ पे अपनी फिल्म दिखाने के लिए कहता है। बाइटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर भी वहाँ पे कुछ सोचते हुए अपनी फिल्म को समन करने लगी थी, जहाँ जैसे ही वो अपनी फिल्म को समन करती है तो हमें
पता चलता है कि उसके पास एक पर्पल कलर की डीमन फ्लेम थी, जो देखकर बाइटन भी वहाँ पे उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुम्हारी इस डीमन फ्लेम की क्वालिटी वाकई काफी ज्यादा अच्छी है, इसलिए थोड़ी देर के लिए अपनी ये फ्लेम मुझे उतार दे दो। और ये कहकर बाइटन ने वहाँ पे अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उसके हाथों से उसकी डीमन फ्लेम को वहाँ पे ले लिया था, जिससे बाइटन वहाँ पे पूरी तरह से रिफाइन करते हुए उसे वहाँ पे अपनी हेवनली फ्लेम के साथ मर्ज कर लेता है, क्योंकि अभी बाइटन यहाँ पे जिस पिल को रिफाइन करने जा रहा था उसके लिए बाइटन के पास इस फ्लेम को होना जरूरी था। वही बाइटन को वहाँ पे इतनी आसानी से उस डीमन फ्लेम को कंट्रोल करते हुए देखकर तो वहाँ पे लेडी डीमन सोड मास्टर के साथ साथ ज़ुकी को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है। उन्हें वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि बाइटन ने यहाँ पे इतनी आसानी से एक डीमन फ्लेम को कंट्रोल कर लिया। इवन अब उन दोनों को तो वहाँ पे ये भी लगने लगा था कि बाइटन 5th लेवल के अल्केमी मास्टर से भी ज्यादा टैलेंटेड है। तभी बाइटन वहाँ पे उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों बाहर जाकर गेट के ऊपर खड़ी होकर वहाँ पे उसकी रक्षा करो, ताकि जब मैं रिफाइनिंग कर रहा हूँ तो कोई भी अंदर आकर मुझे डिस्टर्ब ना करे। बाइटन की ये बात सुनकर वो दोनों भी वहाँ पे इसके लिए मान जाती है, जिसके बाद वो दोनों ही वहाँ पे जल्दी से गेट के पास आ जाती है वहाँ पे पहरा देने के लिए। जिनके जाते ही हम देखते हैं कि अचानक ही बाइटन ने वहाँ पे अपनी हेवनली स्पिरिचुअल पावर्स को रिलीज कर दिया था और अपनी उन्हीं पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक स्पिरिचुअल फर्नेस को भी समन कर लिया था, जिसके अंदर से हम देखते हैं कि काफी ज्यादा टेरिफाइंग स्पिरिचुअल ऑरा निकल रहा था। और देखते ही देखते बाइटन वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से सभी इंग्रेडिएंट्स को वहाँ पे अपने अल्केमी फर्नेस के अंदर डाल देता है, जिन्हें वो वहाँ पे जल्दी से मेल्ट करते हुए उन्हें वहाँ पे एक पिल में ट्रांसफॉर्म करने लगा था। और इस मेथड को देखकर वो दोनों ही लड़के वहाँ पे बाइटन की तारीफ करते हुए कहती हैं, ऐसा कमाल का अल्केमी मास्टर आज तक हमने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। इवन लेडी डीमन सोड मास्टर तो वहाँ पे खुश होते हुए कहते हैं कि अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि ये लड़का मेरे लिए पर्पल ब्लड पिल को रिफाइन कर ही लेगा। और ये कहकर लेडी डीमन सोड मास्टर वहाँ पे ज़ुकी से सवाल करते हुए पूछते हैं, ज़ुकी आखिर ये लड़का है कौन? जिसपे ज़ुकी भी लेडी डीमन सोड मास्टर को वहाँ पे जवाब देते हुए कहते हैं कि ये लड़का लेनोवो एकेडमी के एक डिसेबल है। ये दिखने से तो भले एक मामूली डिसेबल लगता है, लेकिन पिछले 2 दिनों से इसने मुझे काफी ज्यादा हैरान कर दिया है। इसके अंदर काफी सारे सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। हालांकि मैं तो इसे यहाँ पे आपके पास इसे मरवाने के लिए ले आई थी, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि ये तो आपके ही काम आ जाएगा। ज़ुकी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लेडी डीमन सोड मास्टर भी वहाँ पे थोड़ा हैरान होते हुए कहते हैं कि ये तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि बीस्ट किंग में इवॉल्व होने के लिए मुझे किसी लेनोवो एकेडमी के डिसेबल की मदद लेनी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब बाइटन ने वहाँ पे उन सभी इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन करते हुए उन्हें पिल में ट्रांसफॉर्म कर दिया था, लेकिन अभी तक भी वो वहाँ पे उस पिल को पूरी तरह से रिफाइन नहीं कर पाया था। पर उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे बाइटन की हालत वहाँ पे थोड़ी खराब होने लगी थी, जो देखकर बाइटन वहाँ पे खुद से ही कहता है कि मुझे लगता है अभी तक भी रिफाइनिंग के लिए मेरा लेवल काफी ज्यादा लो है। और ये कहकर बाइटन वहाँ पे लिंगार से मदद मांगते हुए उससे कहता है कि प्लीज मेरी मदद करो। बाइटन की ये बात सुनकर लिंगार ने भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वहाँ पे अपनी सारी पावर्स को बाइटन को दे दिया था, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि अब तो बाइटन के अंदर वहाँ पे एक नई पावर आ चुकी थी और उसने वहाँ पे अपनी पिल रिफाइनिंग के मेथड को और भी ज्यादा तेज कर दिया था। और देखते ही देखते बाइटन ने वहाँ पे उस पर्पल डीमन ब्लड पिल को पूरी तरह से रिफाइन कर लिया था। इवन बाइटन वहाँ पे उस पिल के ऊपर कुछ पैटर्न्स भी बना देता है, जो कि वहाँ पे उस पिल को और भी ज्यादा पावरफुल बना रहे थे। और जैसे ही वो पर्पल ब्लड पिल वहाँ पे बनकर रिफाइन होती है तो हम देखते हैं कि उस पिल से वहाँ पे इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है कि वो वहाँ पे उससे होते हुए सीधा ऊपर आसमान में जाने लगी थी, जो देखकर तो बेचारी वहाँ पे ज़ुकी के साथ साथ लेडी डीमन सोड मास्टर की आंखें भी वहाँ पे बाहर आने को हो गई थी। इवन लेडी डीमन सोड मास्टर तो वहाँ पे बाइटन की तारीफ करते हुए खुद से ही कहती है, ये तो किसी तरह का किंग ऑफ अल्केमी है, क्योंकि ऐसी कमाल की अल्केमी के बारे में मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं सुना। वहीं देखते ही देखते उस पिल के रिफाइन हो जाने की वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे हेवनली रेवोल्यूशन भी बनने लगी थी, पर बाइटन ने अभी तक भी वहाँ पे रिफाइनिंग के प्रोसेस को नहीं रोका था। वो अभी तक भी लगातार वहाँ पे अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस पिल की पावर को बढ़ाता जा रहा था। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि हेवनली रेवोल्यूशन की सारी एनर्जी भी वहाँ पे सीधा उस पिल के ऊपर आके गिरती है, जिसे बाइटन ने वहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल करते हुए सीधा वहाँ पे उस पिल के अंदर डाल दिया था। और इसी के साथ वो पिल वहाँ पे बनकर पूरी तरह से रिफाइंड हो चुकी थी, जिसे लेकर बाइटन भी वहाँ पे नीचे जमीन पे आ जाता है और वो सीधा वहाँ पे लेडी डीमन सोड मास्टर के पास जाते हुए उससे कहता है कि लो तुम्हारी पिल रिफाइंड हो चुकी है, अब मेरे सोड पल्स को भी बाहर निकालो। बाइटन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लेडी डीमन सोड मास्टर जल्दी से वहाँ पे अपने पास से बाकी सारे सोड पल्स को भी बाहर निकालते हुए बाइटन से कहती है, हेवनली मास्टर प्लीज इसे एक्सेप्ट कीजिए। बाइटन के अल्केमी स्किल्स को देखकर लेडी डीमन सोड मास्टर वहाँ पे बाइटन से इतनी ज्यादा इंप्रेस हो चुकी थी कि वो अब यहाँ पे बाइटन को हेवनली मास्टर कहकर बुलाने लगी थी। वहीं बाइटन भी खुशी खुशी उन सभी सोड पल्स को अपने पास रख लेता है, लेकिन उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि लेडी डीमन सोड मास्टर अपने पास एक स्पिरिचुअल स्टोन को बाहर निकालकर उसे वहाँ पे बाइटन को देते हुए कहती है कि ये टॉप ग्रेड का स्पिरिचुअल स्टोन है, जब मैं ईस्टर्न फाइट फैक्ट्री में ट्रैवल कर रही थी तो बाई चांस ही मुझे वहाँ पे मिल गया था, इसलिए मैं रिवार्ड के तौर पर ये भी हेवनली मास्टर को देना चाहती हूँ। लेडी डीमन सोड मास्टर के कहने पर हम देखते हैं कि बाइटन ने वहाँ पे स्पिरिचुअल स्टोन को भी अपने पास रख लिया था और उसके बाद वो पर्पल ब्लड पिल को डीमन सोड मास्टर की तरफ बढ़ाते हुए उससे कहता है, लो ये पिल अब तुम्हारी हुई। और जब लेडी डीमन सोड मास्टर वहाँ पे उस पिल की पावर को चेक करती है तो वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं, ये कोई मामूली पर्पल डीमन ब्लड पिल नहीं है, बल्कि ये तो एक एडवांस लेवल की पर्पल ब्लड पिल है, जिसे आज तक पूरे एंशिएंट मेडिकल कॉन्टिनेंट के अंदर कोई भी रिफाइन नहीं कर सका। और ये कहकर वो वहाँ पे बाइटन की तारीफें करते हुए कहने लगी थी, हेवनली मास्टर आप वाकई काफी ज्यादा कमाल के हैं। जिसपे बाइटन उससे कहता है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि इस पिल को लेने के बाद तुम बीस्ट किंग में इवॉल्व हो जाओगी, इसलिए मैंने इस पिल की पावर को इतना ज्यादा बढ़ा दिया ताकि तुम इजिली बीस्ट किंग में इवॉल्व हो सको। बाइटन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लेडी डीमन सोड मास्टर वहाँ पे बाइटन के सामने अपना सर झुकाकर वहाँ पे उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहती है, हेवनली मास्टर मैं आपके इस एहसान का बदला कभी नहीं भूलूंगी, प्लीज आप यहीं पे रुककर
मेरा इंतजार कीजिए, तब तक मैं इस पर्पल ब्लड पिल को रिफाइन करके आती हूँ। उसके बाद मैं आपके इस एहसान का बदला चुकाने के लिए अच्छी तरह से आपका शुक्रिया अदा करूंगी। लेकिन अभी लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पे जा पाती है उससे पहले ही हम देखते हैं कि बाइटन उसे वहाँ पे रोकते हुए कहता है कि उस पर्पल ब्लड पिल को रिफाइन करने से पहले मेरी एक बात का खास ध्यान रखना। जब तुम उसे रिफाइन करोगी तो हो सकता है एक बार फिर से तुम्हारी इंजरीज एक्टिवेट हो जाए और हो सकता है तुम्हें ठंडा लाइटनिंग के झटके भी लगे, इसलिए उसे रिफाइन करते समय केयरफुल रहना। बाइटन की ये बात सुनकर लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पे एक बार फिर से बाइटन का शुक्रिया अदा करती है और उसी के साथ साथ वो वहाँ पे ज़ूकी को आदेश देते हुए कहती है कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाती तब तक तुम यहाँ पे हेवनली मास्टर का अच्छी तरह से ख्याल रखना। जिस पे ज़ूकी भी लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर को वहाँ पे ग्रीट करते हुए कहती है ओके लेडी मास्टर, जैसा आपका है। वही लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पे ज़ूकी को ये आदेश देने के बाद दोबारा वहाँ पे अपने घर के अंदर चली गई थी। जो देखकर ज़ूकी वहाँ पे जल्दी से बाइटन के पास आते हुए उससे पूछती है क्या तुम्हें भूख लगी है? अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए कुछ खरीद कर ला सकती हूँ। और ये कहकर वो वहाँ पे जल्दी से भाग कर जाने लगती है, लेकिन बाइटन वहाँ पे उसका हाथ पकड़ कर उसे वहीं पे रोकते हुए कहता है तो तुम यहाँ पे मुझे किसी और इरादे से लेकर आई थी। तुम अपने इस लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर का इस्तेमाल करते हुए मुझे यहाँ पे मरवाना चाहती थी। जिसपे बेचारी ज़ूकी वहाँ पे हड़बड़ाते हुए कहती है कि नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। जिसपे बाइटन वहाँ पे कोल्ड टोन में उससे कहते हैं ज़ूकी क्या तुम जानती हो कि मेरे खिलाफ जाने का क्या अंजाम होता है? बाइटन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारी ज़ूकी वहाँ पे डरते हुए बाइटन से कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं दोबारा ऐसी गलती कभी भी नहीं करूंगी। ज़ूकी की ये बात सुनकर बाइटन उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ऐसे माफी मांग लेने से मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? जिसपे ज़ूकी बाइटन से सवाल करते हुए पूछती है तो फिर आप ही मुझे बताइए कि आप मुझे कैसे माफ करेंगे? ज़ूकी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बाइटन वहाँ पे उससे कहता है क्योंकि ये तुम्हारी पहली गलती थी इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हें कंपनसेशन के तौर पर हमेशा के लिए मेरी मेड बनकर मेरे साथ रहना होगा और मेरे खाने पीने का और हर छोटी बात का ख्याल रखना होगा। अब बाइटन की ये बात सुनकर तो ज़ूकी वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी। वो जल्दी से वहाँ पे बाइटन के सामने आते हुए उसे कहती है क्या कहा तुमने मुझे? तुम मुझे यानी चेंग फैमिली की यंग मिस्ट्रेस को अपनी मेड बनाना चाहते हो? तुम जानते भी हो कि चेंग फैमिली के अंदर और तुम हो कि तुम मुझे यहाँ पे अपनी गुलाम बनाना चाहते हो? भूल जाओ, ऐसा कभी नहीं होगा। ज़ूकी की ये बात सुनकर बाइटन वहाँ पे एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए उसे कहता है तुम जानती हो ना कि मुझे मना करने का क्या अंजाम होगा। अब ये सुनकर तो बेचारी ज़ूकी वहाँ पे एक बार फिर से डर चुकी थी, पर तभी उसे वहाँ पे लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर की आवाज सुनाई देती है जो कि वहाँ पे ज़ूकी से कह रही थी ज़ूकी तुम तो बहुत ही ज्यादा लकी हो जो तुम्हें हेवनली मास्टर को सर्व करने का मौका मिल रहा है, इसलिए इस मौके को अपने हाथ से मत जाने दो। अब लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारी ज़ूकी को भी मजबूरन वहाँ पे इसके लिए मानना पड़ता है, जो देखकर वहाँ पे बाइटन के फेस के ऊपर भी स्माइल आ चुकी थी। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ बाइटन मजे से अपने रूम में बैठा हुआ आराम कर रहा था और ज़ूकी बेचारी उसे वहाँ पे चाय सर्व कर रही थी। लेकिन जब वो चाय लेकर आती है तो बाइटन उसे वहाँ पे अगला ऑर्डर देते हुए कहता है कि अब जल्दी से मेरे लिए कुछ खाने के लिए भी लेकर आओ। बाइटन की इन हरकतों की वजह से ज़ूकी को वहाँ पे उसके ऊपर गुस्सा तो काफी ज्यादा आ रहा था, लेकिन अभी के लिए क्योंकि वो बाइटन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी इसलिए वो वहाँ पे चुप ही रहती है। वही ज़ूकी की वहाँ से जाती हम देखते हैं कि बाइटन वहाँ पे चारों सोल पल्स को बाहर निकाल कर उसे वहाँ पे प्रैक्टिस करने लगा था, क्योंकि बाइटन जल्द से जल्द उन चारों सोल पल्स का इस्तेमाल करते हुए स्पिरिट रियलम में ब्रेक थ्रू करना चाहता था। और अभी बाइटन को वहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि ज़ूकी वहाँ पे खाना लेकर आ चुकी थी, जो देखकर बाइटन भी वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस को रोककर खाने का मजा उठाने लगा था। और उसी के साथ साथ वो वहाँ पे बेचारी ज़ूकी को काफी ज्यादा परेशान भी कर रहा था, जहाँ बाइटन की हरकतों की वजह से हम देखते हैं कि ज़ूकी का गुस्सा वहाँ पे हर गुजरते पल के साथ और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। पर तभी ज़ूकी अपने गुस्से को साइड में रखकर बाइटन से सवाल करते हुए पूछती है यंग मास्टर बाइटन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर आप है कौन? ज़ूकी की ये बात सुनकर बाइटन उल्टा वहाँ पे उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन होऊंगा? जिसपे ज़ूकी जवाब देते हुए कहती है कि इस बारे में गेस कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि आज तक मैंने आप जैसा कोई दूसरा कल्टीवेटर नहीं देखा। ज़ूकी की ये बात सुनकर बाइटन वहाँ पे जोर जोर से हंसते हुए ड्रिंक करने लगा था, जो देखकर ज़ूकी बाइटन से कहती है कि अब तो मैंने अपना किया वो वादा पूरा कर दिया है, तो अब आप अपने वादे के मुताबिक मुझे शॉर्ट स्किल्स कब सिखाएंगे? जिसपे बाइटन वहाँ पे उसके गिलास के अंदर ड्रिंक डालते हुए उसे कहता है कि अगर तुम्हें शॉर्ट स्किल सीखनी है तो उससे पहले तुम्हें ड्रिंक करना सीखना होगा। बाइटन की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि बाइटन के साथ साथ ज़ूकी ने भी वहाँ पे ड्रिंक करना शुरू कर दिया था और 2 ही गिलास पीने के बाद वो वहाँ पे बाइटन के ऊपर ही गिरकर वहाँ पे बेहोश हो चुकी थी। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अल्केमी सुप्रीम के एपिसोड 66 को। अगर अभी तक आपने सीरीज के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर उन्हें भी एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ काफी ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से ज़ूकी बेहोशी की हालत में ही सो गई थी, इसलिए बाइटन अगले दिन खुद उसे वहाँ पे उठाने के लिए आया हुआ था, लेकिन ज़ूकी तो वहाँ पे उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन फिर भी बाइटन किसी तरह से
उसे वहाँ पे उठा देता है। जहाँ होश में आते ही बेचारी ज़ुकी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो यहाँ तक कैसे पहुंची, लेकिन अभी वो वहाँ पे इस सब के बारे में सोच ही रही थी कि तभी बाइटियन उसे कहता है कि जल्दी उठो, क्या तुम नहीं जानती कि मेरे नाश्ते का टाइम हो गया है, इसलिए जल्दी से मेरे लिए नाश्ता लेकर आओ। अब बाइटियन कैसा कहते ही ज़ुकी को वहाँ पे एक एक करके कल वाली सारी बातें याद आने लगी थी, इसलिए वो भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से बाइटियन के लिए नाश्ता तैयार करने लगी थी। खैर उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ बाइटियन लोन में बैठकर मजे से ज़ुकी का बनाया हुआ नाश्ता खा रहा था, जो देखकर ज़ुकी वहाँ पे बाइटियन से सवाल करते हुए पूछती है, बाइटियन लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर कब तक यहाँ पे उस पिल को रिफाइन कर लेंगी। ज़ुकी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बाइटियन उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है कि पूरा एक दिन गुजर चुका है और मेरे अंदाजे के मुताबिक तो अब तक उसे पिल को रिफाइन कर लेना चाहिए था, पर तुम फिक्र मत करो, मैं अभी नाश्ता खत्म करके उसे देखने के लिए जाता हूँ कि वो रिफाइनिंग प्रोसेस में कहाँ तक पहुंची है। और ये कहकर बाइटियन वहाँ पे एक बार फिर से अपने नाश्ते में खो गया था, जो देखकर ज़ुकी भी उसे वहाँ पे दिखाने के लिए अपनी सोट को बाहर निकालकर वहाँ पे सोट प्रैक्टिस करने लगी थी। असल में वो यहाँ पे बाइटियन को दिखाना चाहती थी कि वो भी कितनी अच्छी तरह से सोट चला लेती है। और इसी बीच उसने अचानक ही वहाँ पे बाइटियन को टेस्ट करने के लिए बाइटियन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सोट स्लैश से अटैक भी कर दिया था। और बाइटियन जो कि वहाँ पे बैठा हुआ मजे से चाय पी रहा था, वो वहाँ पे अपनी तरफ आते हुए इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को देखकर भी नहीं घबराता। और देखते ही देखते उसने वहाँ पे अपनी सिर्फ एक फिंगर से ही अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करते हुए वो सोट स्लैश के ऊपर अटैक करके उसे ही उल्टा वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो कि बेचारी ज़ुकी के लिए भी वहाँ पे काफी ज्यादा शॉकिंग था। ज़ुकी को वहाँ पे इस तरह से हैरान होते हुए देखकर बाइटियन वहाँ पे उसके मजे लेते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि तुम अपने इस मामूली से अटैक से मुझे यहाँ पे डरा दोगी? मुझे लगता है तुम अपनी लिंगयुन एकेडमी वाली हार भूल चुकी हो। और ये कहते कहते बाइटियन भी वहाँ पे उसके सामने बैटल अरीना के अंदर आ गया था, जहाँ वो ज़ुकी को और ज्यादा परेशान करते हुए उससे कहता है, कम से कम तुम्हारी लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर में कुछ तो दम था, उसने यहाँ पे मुझे थोड़ी बहुत तो टक्कर दी थी, लेकिन तुम तो अपनी मास्टर के मुकाबले में कुछ भी नहीं हो। हम देखते हैं कि बाइटियन की सारी बातें ज़ुकी के ऊपर काफी ज्यादा इम्पैक्ट डाल रही थी। और ज़ुकी खुद ही वहाँ पे उदास होते हुए कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि वाकई मैं अपनी लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर के सामने कुछ भी नहीं हो, क्योंकि अभी तक मैं अपनी स्वॉर्ड स्किल्स को अच्छी तरह से मास्टर ही नहीं कर पाई। हालांकि अपने इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हुए मैं किसी का भी मुकाबला कर सकती हूँ, लेकिन स्वॉर्ड चलाते समय मैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अच्छी तरह से चैनलाइज ही नहीं कर पाती, जिसके चलते आखिर में जाकर मेरे अटैक की पावर बहुत ज्यादा कम हो जाती है और इसी वजह से स्वॉर्ड के मामले में मैं हार जाती हूँ। ज़ुकी की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि बाइटियन वहाँ पे उसे कहता है कि इस सब में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, असल में तुम्हें सिखाने वाला ही बेवकूफ है, क्योंकि तुम जिससे स्वॉर्ड स्किल सीख रही हो उसे तो अभी तक खुद भी सही से स्वॉर्ड चलानी नहीं आती, तो फिर बोला तुम उससे क्या ही सीख लोगी। असल में बाइटियन यहाँ पे लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर के बारे में बात कर रहा था। याद रखना, जब तक कोई कल्टिवेटर अपनी स्वॉर्ड को अपनी बॉडी का हिस्सा नहीं मान लेता, वो तब तक कभी भी एक बेहतरीन स्वॉर्ड मास्टर नहीं बन सकता। जब तुम स्वॉर्ड चला रही होती हो तो उसे अपनी बॉडी का ही एक हिस्सा माना करो और इमेजिन किया करो कि तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ी वार चल रही है और तुम्हारे पास इस खतरनाक जंग को जीतने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है तुम्हारी स्वॉर्ड। आई तुम्हें अपनी लाइफ में आखिरी बार स्वॉर्ड चलाने का मौका मिलेगा, अगर इस बार भी तुम नाकाम हो गई तो तुम्हें अपनी जान से ही हाथ धोना पड़ेगा। ये सब सोचकर जब तुम स्वॉर्ड प्रैक्टिस करोगी तो फिर देखना उसके बाद क्या रिजल्ट निकल कर आते हैं। इवन तुम खुद भी अपने रिजल्ट्स को देखकर शॉक हो जाओगी, पर तुम तो बस यहाँ पे बेवकूफों की तरह अपनी स्वॉर्ड को इधर उधर घुमाई जा रही हो। याद रखना, एक रियल स्वॉर्ड मास्टर अपनी स्वॉर्ड स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए प्योर हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को भी रीजनरेट कर सकता है। हालांकि तुम मुझे एक महान स्वॉर्ड मास्टर समझती हो, लेकिन अभी तक स्वॉर्डमैनशिप के मामले में मैं भी बहुत ज्यादा पीछे हूँ, इसलिए तो मुझे उन स्वॉर्ड पल्स की जरूरत थी ताकि मैं अपनी स्वॉर्ड स्किल्स को और भी ज्यादा शार्प और पावरफुल बना सकूं। और तुम अभी क्या कह रही थी कि तुम इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हुए फाइट करने में माहिर हो, तो जरा मुझे अपना इंस्ट्रूमेंट तो निकाल कर दिखाओ। बाइटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ुकी ने भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से अपने इंस्ट्रूमेंट को बाहर निकालते हुए उसे वहाँ पे बाइटियन को दिखाने लगी थी। और जब बाइटियन वहाँ पे उसके इंस्ट्रूमेंट को चेक करता है तो वो ज़ुकी को बताता है कि तुम्हारा ये इंस्ट्रूमेंट इतना ज्यादा बुरा भी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम अपने इस इंस्ट्रूमेंट को अपने पूरे पोटेंशियल के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे इस इंस्ट्रूमेंट की स्पिरिचुअल पावर बहुत ही ज्यादा लो है और मुझे तो लगता है कि यही तुम्हारी पावर्स को आगे बढ़ने से रोक रहा है। यकीन नहीं हो रहा कि तुमने ऐसे विकास से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हुए रेंजी तक को हरा दिया था। वहीं अपने इंस्ट्रूमेंट की बुराई सुनकर हम देखते हैं कि ज़ुकी को वहाँ पे अपने मन ही मन में काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अचानक ही वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए बाइटियन से कहती है, मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरा इंस्ट्रूमेंट उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन शायद तुम ये बात नहीं जानते कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट हमारे इस वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा रेयर पाए जाते हैं, जिसके चलते किसी खास और पावरफुल इंस्ट्रूमेंट को ढूंढ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। ज़ुकी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बाइटियन वहाँ पे उसे कहता है कि मेरे होते हुए तुम्हें किसी और इंस्ट्रूमेंट को ढूंढने की क्या जरूरत है, मैं अभी तुम्हारे लिए यहाँ पे इस इंस्ट्रूमेंट को रिफाइन करते हुए इसकी पावर को इसकी पीक तक पहुंचा देता हूँ। और ये कहकर बाइटियन ने अचानक वहाँ पे उस इंस्ट्रूमेंट को बजाना शुरू कर दिया था, जिससे वहाँ पे इतनी ज्यादा पावरफुल शॉक वेव्स निकलने लगी थी कि जैसे ही ज़ुकी उसे वहाँ पे महसूस करती है तो ज़ुकी को लगने लगा था कि अभी वो एक जंग के मैदान में है और उसके सामने एक बहुत ही बड़ी जंग चल रही है। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि उन पावरफुल शॉक वेव्स की वजह से आसपास की पूरी जगह ही वहाँ पे
हिलने लगी थी, जो देखकर तो बेचारी ज़ूकी को वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वाकई उसका इंस्ट्रूमेंट इतना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि आज तक वो भी अपने इंस्ट्रूमेंट से इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को क्रिएट नहीं कर पाई थी जितना कि बाइटियन ने पहली बार में ही कर दिया था। पर अभी ज़ूकी वहाँ पे ये सब सोच ही रही थी कि तब तक हम देखते हैं कि बाइटियन ने वहाँ पे उस इंस्ट्रूमेंट को काफी हद तक रिफाइन कर दिया था, जिसके बाद बाइटियन ज़ूकी को उसका इंस्ट्रूमेंट वापस देते हुए उससे कहता है कि मैंने इस इंस्ट्रूमेंट को तुम्हारे लिए काफी हद तक रिफाइन कर दिया है, जिसके चलते अब तुम अपने पूरे पोटेंशियल के साथ इस इंस्ट्रूमेंट को बजाते हुए अटैक कर सकती हो। बाइटियन की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि ज़ूकी की खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था, लेकिन ज़ूकी अभी वहाँ पे अपनी खुशी मना ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि अचानक के ऊपर आसमान में एक हेवनली ट्रैबुलेशन बनने लगी थी, जिसका मतलब था कि अब लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर किसी भी समय यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर सकती थी। वहीं उस हेवनली ट्रैबुलेशन के चलते हम देखते हैं कि आसपास की सारी जगह वहाँ पे तबाह होने लगी थी, जिससे बचने के लिए बाइटियन ने भी जल्दी से वहाँ पे अपने उस ज़ूकी के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना दिया था, ताकि उन दोनों को वहाँ पे उस हेवनली ट्रैबुलेशन से कोई भी नुकसान ना हो। इसी बीच हम देखते हैं कि लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर भी वहाँ पे उस हेवनली ट्रैबुलेशन का मुकाबला करने के लिए बाहर आ चुकी थी, और ब्रेक थ्रू करने से पहले उसे यहाँ पे हेवनली ट्रैबुलेशन का मुकाबला करना था, क्योंकि अगर वो इसमें नाकाम हो जाती तो ब्रेक थ्रू तो छोड़ो, हो सकता है इसमें उसकी जान भी चली जाती। इसलिए हम देखते हैं कि लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस दिखाई दे रही थी, क्योंकि ये उसकी लाइफ एंड डेथ का मैटर था, और देखते ही देखते उसने वहाँ पे खुद को अंदर से मजबूत बनाते हुए अब उस हेवनली ट्रैबुलेशन से निकल रही थंडर लाइटनिंग को अपने अंदर ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि हर गुजरते पल के साथ लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर की हालत वहाँ पे और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। और अपनी मास्टर की ऐसी हालत देखकर तो बेचारी ज़ूकी को वहाँ पे अपनी मास्टर की बहुत ही ज्यादा चिंता होने लगी थी। इसलिए वो वहाँ पे बाइटियन से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, बाइटियन प्लीज मेरी मास्टर की जान बचा लो, उनकी जान खतरे में है। ज़ूकी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बाइटियन उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, नहीं, हम लोग यहाँ पे उनकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि हेवनली ट्रैबुलेशन का मुकाबला कल्टीवेटर को खुद ही करना होता है, इसमें कोई दूसरा उसकी मदद नहीं कर सकता, और तुम्हारी मास्टर को बीस्ट किंग में इवॉल्व होने के लिए इतना कष्ट तो उठाना ही होगा। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर ने वहाँ पे उस हेवनली ट्रैबुलेशन का मुकाबला करने के लिए अपनी पर्पल ब्लड लाइन को भी अवेकन कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पे उस हेवनली ट्रैबुलेशन का मुकाबला नहीं कर पा रही थी, और हर गुजरते पल के साथ उसकी हालत वहाँ पे बद से बदतर होती जा रही थी, जो देखकर अब बाइटियन भी वहाँ पे समझ चुका था कि अगर यहाँ पे ये सब ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर यहाँ पे अपनी जान से हाथ धो बैठेगी, इसलिए मुझे दूर से ही खड़े होकर यहाँ पे इसकी मदद करनी होगी। और ये कहकर बाइटियन ने जल्दी से वहाँ पे अपने स्पिरिचुअल फर्नेस को समन करते हुए उसकी मदद से लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर के चारों तरफ प्रोटेक्टिव बैरियर बना दिया था, जो देखकर तो लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर को भी वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है। लेकिन तभी उसे वहाँ पे अपने कानों में बाइटियन की आवाज सुनाई देती है, जो कि वहाँ पे उस लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर को बताता है कि ये सब मैंने ही किया है ताकि तुम्हें यहाँ पे उस हेवनली ट्रैबुलेशन को रोकने के लिए थोड़ा समय मिल सके, इसलिए अब टाइम जाया मत करो और जल्दी से अपनी पावर्स को इकट्ठा करते हुए उस हेवनली ट्रैबुलेशन को रोकने की कोशिश करो। बाइटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि अब लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर ने भी वहाँ पे ऐसा ही करना शुरू कर दिया था, जहाँ भले ही अपनी पावर्स को इकट्ठा करते हुए उन्हें वहाँ पे स्टेबल करने में उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पे अपनी हार नहीं मानती, और देखते ही देखते उसने वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए आखिरकार अपनी सारी पावर्स को वहाँ पे स्टेबल कर ही लिया था। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर खुद ब खुद ही वहाँ पे बाइटियन की स्पिरिचुअल फर्नेस को तोड़ते हुए वहाँ पे बाहर आ चुकी थी। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पे लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर की पावर्स पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही थी, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से सीधा वहाँ पे उस हेवनली ट्रैबुलेशन के अंदर ही चली गई थी, जहाँ वो उस हेवनली ट्रैबुलेशन के अंदर रुककर उसकी सारी पावर्स को वहाँ पे अपने अंदर ऑब्जर्व करने लगी थी। हालांकि इस सब में लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर को वहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर पेन तो काफी ज्यादा हो रहा था, लेकिन वो इस सारे दर्द को इग्नोर करते हुए बस उस हेवनली ट्रैबुलेशन की एनर्जी को ऑब्जर्व करने में लगी हुई थी। लेकिन हम देखते हैं कि अचानक वहाँ पे धीरे धीरे सब कुछ शांत होने लगा था, और वो हेवनली ट्रैबुलेशन भी वहाँ पे पूरी तरह से गायब हो चुकी थी, जिसका मतलब था कि लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर ने सक्सेसफुली उस हेवनली ट्रैबुलेशन का मुकाबला करते हुए उसकी सारी पावर्स को ऑब्जर्व कर लिया था। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पे स्माइल करते हुए नीचे आ चुकी थी, जहाँ उस हेवनली ट्रैबुलेशन का मुकाबला कर पाने की वजह से वो काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। और वो जल्दी से बाइटियन के सामने झुककर उसे ग्रीट करके वहाँ पे उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहती है, शुक्रिया मास्टर, आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ही ब्रेक थ्रू कर पाई हूँ। और ये कहकर लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पे बाइटियन के साथ अपने पहले की बिहेवियर के लिए माफी भी मांगती है। वही लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि बाइटियन के फेस के ऊपर भी स्माइल आ चुकी थी, और वो वहाँ पे मुस्कुराते हुए लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर से कहता है कि अब जब तुमने मुझे यहाँ पे अपना मास्टर मान ही लिया है, तो मैं भी तुम्हें अपना डिसेबल होने के नाते अपनी फैमिली की एक खास टेक्निक देना चाहता हूँ, जैसे जब तुम पूरी तरह से बीस्ट किंग में इवॉल्व हो जाओगी तो तब भी इस्तेमाल करना। और ये कहकर बाइटियन ने वहाँ पे अपने पास एक टेक्निक को बाहर निकालते हुए उसे सीधा वहाँ पे लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर के दिमाग में डाल दिया था। और ये सब देखकर ज़ूकी बेचारी वहाँ पे एक बार फिर से काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रही थी। वो खुद से ही कहती है कि जब जब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इस लड़के बाइटियन को पूरी तरह से समझ लिया है, तब ये मुझे पिछली बार से भी ज्यादा हैरान कर देता है।
आखिर इसके अंदर ऐसी कौन सी खास बात है जिसके चलते ये किसी को भी पावरफुल बना सकता है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर ने भी वहाँ पे अपने पास से अपने सभी खास ट्रेस को बाहर निकालते हुए उन्हें वहाँ पे थैंक यू के तौर पर बाइटियन को दे दिया था, जिसे बाइटियन ने भी वहाँ पे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया था। और ये सब करने के बाद हम देखते हैं कि अचानक लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पे सीरियस होते हुए बाइटियन को बताती है, मास्टर मेरा बीस्ट किंग में इवॉल्व होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, और वो था अपने सबसे खतरनाक दुश्मन से बदला लेना। इसलिए मैं अभी के अभी उससे अपना बदला लेने के लिए जा रही हूँ, और जब मैं अपना बदला लेने के बाद वापस आऊंगी तो मैं आपकी हर तरह से मदद करने में कोशिश करूंगी। और ये कहकर लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पे बाइटियन की सारी जिम्मेदारी ज़ूकी के ऊपर छोड़कर खुद वहाँ पे अपना बदला लेने के लिए निकल चुकी थी। जिसके जाते ही हम देखते हैं कि बाइटियन ज़ूकी को लेकर जल्दी से वहाँ पे जंगल में आ गया था, और जंगल में आते ही वो वहाँ पे ज़ूकी से कहता है कि आज रात के खाने के लिए जल्दी से मेरे लिए कोई शिकार ढूंढ कर लाओ। बाइटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारी ज़ूकी भी वहाँ पे बड़ा समूह बनाते हुए जंगल के अंदर शिकार करने के लिए चली गई थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाइटियन वहीं पे बैठा हुआ लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर के दिए हुए सभी ट्रेस को देख रहा था, और उन सभी ट्रेस में से बाइटियन की नजर वहाँ पे एक स्वॉर्ड के ऊपर पड़ती है, जो कि बाइटियन को वहाँ पे काफी ज्यादा कमाल की लग रही थी। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां बाइटियन एक जगह पे बैठे हुए लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर के दिए हुए ट्रेस को देख रहा था। उन सभी ट्रेस में एक स्वॉर्ड भी थी, और जब बाइटियन उस स्वॉर्ड को अपने हाथ में लेते हुए चेक करता है तो बाइटियन उस स्वॉर्ड की तारीफ करते हुए कहता है कि ये स्वॉर्ड तो वाकई काफी ज्यादा कमाल की है, लेकिन अभी ये पूरी तरह से रिफाइन नहीं हुई। अगर मुझे इसे अपने पूरे पोटेंशियल के साथ इस्तेमाल करना है तो उसके लिए मुझे पहले इसे सही से रिफाइन करना होगा, तभी इस स्वॉर्ड को मैं अपनी पूरी पावर के साथ इस्तेमाल कर पाऊंगा। पर बाइटियन उस स्वॉर्ड को बाद में रिफाइन करने का डिसाइड करता है, और ये सोचकर बाइटियन ने उस स्वॉर्ड को वहाँ पे अपने पास ही रख लिया था। जिसके बाद वो एक एक करके बाकी सभी ट्रेस को भी देखने लगता है, जहाँ उसकी नजर एक स्पिरिट बॉक्स के ऊपर पड़ती है जो कि वहाँ पे एनर्जी से ग्लो कर रहा था। और जब बाइटियन वहाँ पे उस बॉक्स को चेक करता है तो बाइटियन को वहाँ पे उस बॉक्स के अंदर एक स्पिरिचुअल वेन दिखाई देती है, जो देखकर बाइटियन खुश होते हुए कहता है, लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर के सभी ट्रेस कमाल के हैं। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि इन ट्रेस के बीच में मुझे एक स्पिरिचुअल वेन भी देखने को मिलेगी। और ये सोचकर बाइटियन जल्दी से लिंगार को बाहर आने के लिए कहता है, क्योंकि अभी के लिए स्पिरिचुअल वेन बाइटियन की किसी भी काम की नहीं थी, पर अगर वो इसे लिंगार को खिला देता तो लिंगार काफी ज्यादा ताकतवर हो सकती थी, और ये बात आगे चलकर बाइटियन के लिए फायदेमंद होने वाली थी। वहीं जैसे लिंगार बाहर आती है तो उसकी नजर भी वहाँ पे उस स्पिरिचुअल वेन के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर तो लिंगार की आंखें भी चमक गई थी, और बाइटियन ने भी वहाँ पे उसकी खुशी को और ज्यादा बढ़ाते हुए उसे वो स्पिरिचुअल वेन खाने के लिए भी बोल दिया था। बाइटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंगार ने वहाँ पे बिना समय गवाए एक ही झटके में उस स्पिरिचुअल वेन को खा लिया था, और उस स्पिरिचुअल वेन को खाने के बाद लिंगार वहाँ पे अपने मास्टर का शुक्रिया अदा भी करने लगी थी, जिसपे बाइटियन भी स्माइल करते हुए उससे कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन अब जल्दी से मुझे इवॉल्व होकर दिखाओ, मैं भी तो देखूं कि स्पिरिचुअल वेन को खाने के बाद तुम्हारी पावर्स किस हद तक बढ़ी है। बाइटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंगार वहाँ पे अपने मास्टर को मना करते हुए कहती है, मास्टर भला एक स्पिरिचुअल वेन खाने से क्या ही होगा, अगर मैंने यहाँ पे 3 से 4 स्पिरिचुअल वेन्स को खाया होता तो तब शायद मैं इवॉल्व हो भी पाती, लेकिन इस एक स्पिरिचुअल वेन को खाने के बाद तो मेरी सिर्फ पहले वाली पावर्स रिकवर हो पाई है। लिंगार की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बाइटियन वहाँ पे उससे प्रॉमिस करते हुए कहता है, ओके कोई बात नहीं, मैं फ्यूचर में तुम्हारे लिए और भी ज्यादा स्पिरिचुअल वेन्स का इंतजाम कर दूंगा ताकि तुम भी जल्द से जल्द खुद को इवॉल्व कर सको। बाइटियन की ये बात सुनकर तो लिंगार की खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था, और वो वहाँ पे इधर उधर घूमते हुए बाइटियन का शुक्रिया अदा करने लगी थी। लेकिन अभी लिंगार वहाँ पे इसी तरह से खुश हो ही रही थी कि तभी उसे वहाँ पे एहसास होता है कि कोई आ रहा है, और ये एहसास होते ही लिंगार जल्दी से वापस बाइटियन की बॉडी के अंदर चली जाती है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पे ज़ूकी की एंट्री होती है, जिसने अपने हाथों में 2 रैबिट्स को भी पकड़ रखा था, जिन्हें वो वहाँ पे बाइटियन को दिखाते हुए कहती है कि आपके आज रात खाने का इंतजाम तो हो गया। जिन्हें देखकर तो बाइटियन की फेस पे भी स्माइल आ चुकी थी। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक तरफ ज़ूकी बाइटियन के लिए डिनर तैयार कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ बाइटियन अभी तक भी वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस में लगा हुआ था, जो देखकर ज़ूकी बेचारी वहाँ पे बुरा समूह बनाते हुए खुद से ही कहती है, खुद तो ये यहाँ पे बैठा हुआ अपने पास को बढ़ाने के लिए मजे से कल्टीवेट कर रहा है, और अपने खाने के लिए इसने मुझे यहाँ पे नौकर बना रखा है, मुझे भी तो प्रैक्टिस करते हुए अपने पास को बढ़ाना है। और ऊपर से ये कितना कोल्ड हार्टेड इंसान है जो इसने मेरी जैसी एक इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की को अपना गुलाम बना रखा है। और इसी तरह ज़ूकी वहाँ पे अपने आप में ही बड़बड़ाते हुए बाइटियन को बुरा भला कहे जा रही थी, और बाइटियन जो कि वहाँ पे बैठा हुआ कल्टीवेट कर रहा था, वो भी ज़ूकी की इन सारी बातों को सुन पा रहा था, और उसकी सारी बातों को सुनते हुए उसे वहाँ पे अपने मन ही मन में काफी ज्यादा हंसी भी आ रही थी। पर तभी अचानक वो वहाँ पे अपने पास से एक बिल को बाहर निकालकर उसे वहाँ पे ज़ूकी की तरफ बढ़ाते हुए उससे कहता है कि ये पिल तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, जो तुम यहाँ पे मेरा इतना ज्यादा ध्यान रख रही हो। वहीं उस पिल को देखकर तो ज़ूकी भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गई थी, लेकिन अभी वो वहाँ पे खुश हो ही रही थी कि तभी बाइटियन उसे बीच
बीच में ही टोकते हुए कहता है कि कुछ बाद में हो लेना, पहले अच्छे से खाना तैयार करो। बाइटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ुकी भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वहाँ पे खाना तैयार करने लगी थी। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ज़ुकी बाइटियन की दी हुई पिल को रिफाइन करने की कोशिश कर रही थी और उसे रिफाइन करते करते उसे वहाँ पे पूरी रात गुजर चुकी थी। और जैसे ही वो वहाँ पे उस पिल को पूरी तरह से रिफाइन कर लेती है तो हम देखते हैं कि अचानक ही वहाँ पे उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगा था और उसी के साथ साथ उसकी बैक पे 3 फॉक्सटेल्स भी आ गई थी, जिन्हें देखकर ज़ुकी वहाँ पे खुश होते हुए कहती है बाइटियन की दी हुई ये पिल तो वाकई काफी ज्यादा कमाल की थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए मैं स्पिरिट मास्टर एलएम के सेकंड लेवल में ब्रेक थ्रू कर चुकी हूँ। अगर ये पिल मेरे पास ना होती तो फिर तो मुझे ब्रेक थ्रू करने के लिए काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ता। जो भी है, इस बाइटियन के साथ रहने के फायदे तो काफी ज्यादा है। अगर मैं हमेशा ही इसके साथ रहूँ तो मैं अपने बाकी सभी साथियों से बहुत जल्द बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगी। और यही सब सोचकर वो वहाँ पे खुश होते हुए शावर लेने के लिए सीधा नदी के अंदर चली जाती है। लेकिन अभी वो वहाँ पे नहा ही रही थी कि बाइटियन उसे वहाँ पे टोकते हुए कहता है कि ऐसी हरकतें करने से पहले एक बार अपने आसपास भी देख लिया करो। मैं यहाँ पे अपनी सोल्ड प्रैक्टिस करने वाला हूँ, तब तक तुम यहाँ पे इस जगह की रक्षा करना ताकि कोई भी यहाँ आकर मुझे डिस्टर्ब ना करे। और ये कहकर बाइटियन ने वहाँ पे लेडी डीमन सोर्ड मास्टर के दिए हुए सभी सोर्ड पल्स को बाहर निकाल कर उनकी मदद से वहाँ पे अपनी सोर्ड प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। जबकि बाइटियन की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि ज़ुकी भी वहाँ पे जल्दी से भागकर नदी से बाहर आते हुए वहाँ पे उस जगह की रक्षा करने लगी थी। जबकि बाइटियन वहाँ पे बैठकर उन सोर्ड पल्स का इस्तेमाल करते हुए लगातार वहाँ पे उनकी पावर को ऑब्जर्व करता जा रहा था। और जैसे जैसे उन सोर्ड पल्स की पावर वहाँ पे बाइटियन की बॉडी के अंदर जा रही थी तो हम देखते हैं कि वहाँ पे बाइटियन की बॉडी से भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल गोल्डन एनर्जी रिलीज होने लगी थी। और जैसे जैसे बाइटियन वहाँ पे उन सोर्ड पल्स की एनर्जी को ऑब्जर्व करता जा रहा था, वैसे वैसे हम देखते हैं कि बाइटियन का ऑरा वहाँ पे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था। और एक समय पे आकर तो बाइटियन की बॉडी से इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है कि वो बाइटियन की बॉडी से होते हुए सीधा ऊपर आसमान की तरफ जा रही थी। और उस एनर्जी के चलते हम देखते हैं कि ऊपर आसमान में एक हेमली रेवोल्यूशन बनने लगी थी। और ये सब बेचारी ज़ुकी भी वहाँ पे अपनी आंखें फाड़े देख रही थी। वो वहाँ पे हैरान होते हुए खुद से ही कहती है कि आखिर ये बाइटियन यहाँ पे किस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। जरूर वो उन चारों सोर्ड पल्स का इस्तेमाल करते हुए ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन ऐसा कर पाना तो लगभग किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि उनमें से एक डीमन सोर्ड पल को भी पूरी तरह से रिफाइन कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। और एक साथ 4 सोर्ड पल्स को रिफाइन कर पाना वो तो लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाइटियन की हेमली रेवोल्यूशन वहाँ पे स्टार्ट हो चुकी थी, जिसके अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल गोल्डन थंडर लाइटिंग निकलते हुए वहाँ पे बाइटियन के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रही थी। पर बाइटियन भी वहाँ पे उस गोल्डन थंडर लाइटनिंग का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। वो भी वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस थंडर लाइटनिंग के ऊपर अटैक करते हुए वहाँ पे आगे बढ़ने लगा था। लेकिन हम देखते हैं कि बाइटियन के हमलों का वहाँ पे उस हेमली रेवोल्यूशन के ऊपर ज्यादा असर नहीं हो रहा था। लेकिन बाइटियन भी वहाँ पे अपनी हार नहीं मानता और उसने दोबारा वहाँ पे अपनी एनर्जी को इकट्ठा करते हुए दोबारा उस हेमली रेवोल्यूशन के ऊपर अटैक कर दिया था। और बाइटियन के इस अटैक के साथ ही वो हेमली रेवोल्यूशन वहाँ से गायब हो चुकी थी, जो देखकर तो बेचारी ज़ुकी को वहाँ पे और भी ज्यादा बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसने पिछली बार देखा था कि लेडी डीमन सोर्ड मास्टर को उस हेमली रेवोल्यूशन का मुकाबला करने में कितनी ज्यादा मुसीबत का मुकाबला करना पड़ा था। पर बाइटियन ने तो यहाँ पे बिना किसी परेशानी के ही एक ही झटके में यहाँ पे हेमली रेवोल्यूशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाइटियन वहाँ पे खुद भी ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था, क्योंकि अभी अभी उसने जो हेमली रेवोल्यूशन के ऊपर अटैक किया था वो तो बस एक मामूली सा अटैक था, लेकिन उसके मामूली अटैक के बावजूद भी वो हेमली रेवोल्यूशन वहाँ से कैसे गायब हो गई, यही बात वहाँ पे बाइटियन को परेशान कर रही थी। और अभी बाइटियन वहाँ पे इस सब के बारे में सोच ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक ही वहाँ का पूरा मौसम धीरे धीरे चेंज होने लगता है। चारों तरफ काले बादल आने लगे थे और उसी के साथ साथ वहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक लेवल का तूफान भी आने लगा था। और इसी दौरान उन काले बादलों के बीचों बीच एक और हेमली रेवोल्यूशन बनने लगती है, जो कि पिछली वाली हेमली रेवोल्यूशन से 10 गुना ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रही थी। और ये भी आज तक कल्टीवेशन की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा था कि किसी भी कल्टीवेटर को ब्रेक थ्रू करने के लिए एक साथ दो हेमली रेवोल्यूशन का मुकाबला करना पड़ रहा था। और ये हेमली रेवोल्यूशन कोई आम रेवोल्यूशन थी भी नहीं, क्योंकि नॉर्मली हेमली रेवोल्यूशन सिर्फ उसी पर्सन के ऊपर ही अटैक करती है जिसका ब्रेक थ्रू होने वाला होता है। लेकिन ये खतरनाक हेमली रेवोल्यूशन तो वहाँ पे ज़ुकी के ऊपर भी अटैक किए जा रही थी, जिससे बचने के लिए ज़ुकी भी अपनी जान बचाते हुए जल्दी से गुफा के अंदर जाके छुप जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि वहाँ पे उस हेमली रेवोल्यूशन से निकलने वाली थंडर लाइटिंग वहाँ पे चारों तरफ गिर रही थी। पर यह सब तो अभी शुरुआत थी, क्योंकि हम देखते हैं कि धीरे धीरे अब उस हेमली रेवोल्यूशन के अंदर से एक बहुत बड़ा जेंट स्पिरिचुअल गोड निकलकर बाहर आता है, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर तो बाइटियन को भी वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। पर अभी बाइटियन वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि वो स्पिरिचुअल गोड वहाँ पे अपने जेंट स्पिरिचुअल हैंड का इस्तेमाल करते हुए बाइटियन को वहाँ पे पकड़ने की कोशिश करता है, जो देखकर बाइटियन भी वहाँ पे बहुत ही तेजी से मूव करता हुआ खुद को वहाँ पे किसी तरह से उस स्पिरिचुअल गोड के अटैक से बचाने लगा था। और साथ ही साथ वो वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस स्पिरिचुअल गोड के ऊपर अटैक भी किया जा रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि बाइटियन के किसी भी अटैक का वहाँ पे स्पिरिचुअल गोड के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। अब ये देखकर तो बेचारी ज़ुकी को भी वहाँ पे थोड़ी परेशानी होने लगी थी। वो परेशान होते हुए खुद से ही कहती है, पता नहीं
बाइटियन यहाँ पे हेमली रेवोल्यूशन का मुकाबला कर भी पाएगा या नहीं। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाइटियन ने वहाँ पे स्पिरिचुअल गॉड का मुकाबला करने के लिए लेडी डीमन सोर्ड मास्टर की दी हुई सोर्ड को बाहर निकाल लिया था, जहाँ उसे बाहर निकालते ही बाइटियन ने वहाँ पे उसके अंदर अपनी स्पिरिचुअल पावर को भी डालना शुरू कर दिया था, क्योंकि अभी बाइटियन के पास वहाँ पे उसे रिफाइन करने का मौका नहीं था। और उसके बाद हम देखते हैं कि बाइटियन उसी सोर्ड को लेकर उस स्पिरिचुअल गॉड का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जहाँ बाइटियन को आगे बढ़ते हुए देखकर वो स्पिरिचुअल गॉड भी लगातार वहाँ पे बाइटियन के ऊपर हमले करने लगा था। पर बाइटियन वहाँ पे अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके हर एक हमले को चीरता हुआ सीधे धीरे धीरे वहाँ पे उसकी तरफ ही बढ़ने लगा था। और जैसे ही बाइटियन वहाँ पे स्पिरिचुअल गॉड के थोड़ा करीब जाता है तो मौके का फायदा उठाकर बाइटियन ने जल्दी से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सोर्ड स्लैश से उस स्पिरिचुअल गॉड के ऊपर अटैक कर दिया था। और बाइटियन का निशाना सीधा वहाँ पे स्पिरिचुअल गॉड का सर था। वहीं बाइटियन का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि जो कि जैसे जैसे वहाँ पे स्पिरिचुअल गॉड की तरफ आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे हम देखते हैं कि वहाँ पे आसपास की पूरी जगह हिलने लगी थी। और जैसे ही बाइटियन का अटैक जाकर वहाँ पे स्पिरिचुअल गॉड को लगता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो गया था, जिसके चलते आसपास की पूरी जगह भी वहाँ पे तबाह होने लगी थी। लेकिन उस ब्लास्ट के साथ वहाँ पे सब कुछ शांत भी हो गया था और अब धीरे धीरे वहाँ का पूरा मौसम भी नॉर्मल होने लगा था। और जैसे ही वहाँ पे सब कुछ शांत होता है तो ज़ुकी भी जल्दी से बाहर आकर बाइटियन को वहाँ पे ढूंढने लगी थी, लेकिन उसे बाइटियन वहाँ पे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था, जो देखकर वो वहाँ पे बाइटियन का नाम चलाते हुए इधर उधर बाइटियन को ढूंढने लगी थी। और इसी तरह वो वहाँ पे बाइटियन को ढूंढते ढूंढते काफी ज्यादा आगे आ जाती है। लेकिन अभी बेचारी ज़ुकी वहाँ पे बाइटियन को ढूंढते हुए आगे बढ़ ही रही थी कि तभी एक सोर्ड मास्टर वहाँ पे आते हुए ज़ुकी से कहता है कि कौन हो तुम, और अभी अभी यहाँ पे जो ब्लास्ट हुआ था उसके पीछे किसका हाथ था। उस सोर्ड मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ुकी उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताती है कि असल में वो सब मेरे मास्टर के ब्रेक थ्रू करने की वजह से हो रहा था। लेकिन ज़ुकी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उस सोर्ड मास्टर को वहाँ पे हंसी आ जाती है और वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है, तुम्हारा मास्टर क्या कोई गॉड है जो उसकी यहाँ पे इतनी ज्यादा खतरनाक लेवल की हेवनली रेवोल्यूशन चल रही थी। और ये कहकर वो सोर्ड मास्टर वहाँ पे जल्दी से ज़ुकी के सामने आते हुए उससे कहता है कि अगर अपनी सलामती चाहती हो तो चुपचाप बता दो कि आखिर यहाँ पे अभी अभी क्या हुआ था। ये सब सुनने के बावजूद भी ज़ुकी बेचारी उसे वहाँ पे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो सोर्ड मास्टर तो वहाँ पे ज़ुकी की कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। और देखते ही देखते उसने वहाँ पे ज़ुकी को मारने के लिए अपना हाथ भी ऊपर उठा दिया था। लेकिन वो ज़ुकी को मार पाते उससे पहले ही हम देखते हैं कि अचानक उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक होता है, जिसके चलते वो सोर्ड मास्टर वहाँ पे उड़ता हुआ काफी पीछे जा गिरा था। लेकिन उसने बहुत ही जल्द खुद को वहाँ पे संभालते हुए अपना पावरफुल और अभी रिलीज कर दिया था, जबकि ज़ुकी वहाँ पे समझ चुकी थी कि बाइटियन उसे बचाने के लिए आ चुका है। और इसी के साथ हमें वहाँ पे बाइटियन की एंट्री देखने को मिलती है, जहाँ पे वो बहुत ही कूल तरीके से चलता हुआ धीरे धीरे ज़ुकी की तरफ ही आ रहा था। और उसके पीछे उसके डुअल एट्रीब्यूट वाला गॉड चक्र भी एक्टिवेट था, जो कि बाइटियन की इस ब्रेक थ्रू के बाद और भी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। और तभी बाइटियन वहाँ पे सोर्ड मास्टर की तरफ देखते हुए कॉल टोन में उससे कहता है अभी अभी वो भयंकर ब्लास्ट यहाँ पे मेरी वजह से ही हुआ था और यहाँ पे मेरी ही हेवनली रेवोल्यूशन चल रही थी। क्यों, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मैं अभी उसे खत्म कर देता हूँ। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां बाइटियन ने अपनी हेवनली रेवोल्यूशन को पूरा करते हुए नेक्स्ट रियल में ब्रेक थ्रू कर लिया था। जिसके बाद बाइटियन वहां पे नीचे आते हुए उस सोर्ड मास्टर से कहता है कि यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है वो सब मेरी वजह से हुआ है, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? बाइटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो मास्टर भी वहाँ पे सोच में पड़ गया था और ऊपर से बाइटियन के उस गॉड चक्र को देखकर अब उसे भी वहाँ पे यकीन होने लगा था कि हो ना हो वो हेवनली रेवोल्यूशन यहाँ पे जरूर इसी बच्चे की वजह से ही हुई होगी। जबकि हम देखते हैं कि ज़ुकी तो वहाँ पे बाइटियन को नीचे आते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। तो वो जल्दी से भागकर बाइटियन के पास जाकर उसे वहाँ पे कांग्रेट्स कहने लगी थी, लेकिन बाइटियन उसे वहाँ पे ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं देता और वो उसे चुपचाप वहाँ से चलने के लिए कहता है। लेकिन अभी वो दोनों वहाँ से जा ही रहे थे कि तभी वो सोर्ड मास्टर पीछे से आवाज देकर बाइटियन को रोकते हुए उससे कहता है बच्चे, क्या तुम अपनी ये सोर्ड मुझे बेचोगे? असल में सोर्ड मास्टर को बाइटियन की वो सोर्ड को ज्यादा ही पसंद आ गई थी, जिसे वो किसी भी कीमत पर वहाँ पे खरीदना चाहता था। लेकिन बाइटियन ने तो वहाँ पे अपनी सोर्ड बेचने से साफ साफ मना ही कर दिया था, जो देखकर वो सोर्ड मास्टर भी जल्दी से अपने पास से 3 हाई ग्रेड पिल्स को बाहर निकालकर उसे वहाँ पे बाइटियन को दिखाते हुए कहता है कि अगर तुम अपनी वो सोर्ड मुझे दे दो तो उसके बदले में मैं तुम्हें 3 हाई ग्रेड की पिल्स देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि बाइटियन को तो वहाँ पे उन पिल्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि पास उससे भी ज्यादा पावरफुल पिल्स मौजूद थी। इसलिए बाइटियन सोर्ड मास्टर की इस रिक्वेस्ट को भी ठुकरा देता है, जो देखकर वो कल्टीवेटर वहाँ पे बाइटियन से कहता है मैं स्टारफाइल एम्पायर का मार्शल किंग हूँ और अगर तुम अपनी ये कमाल की सोर्ड मुझे बेच देते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा खास टाइल्स ला कर दूंगा, जिनके बारे में
तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। वहीं मार्शल किंग का नाम सुनकर हम देखते हैं कि ज़ुकी वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए उससे कहती है, क्या तुम वही फेमस मार्शल किंग दाओ हो? ज़ुकी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि अब बाइटियन को भी धीरे धीरे वहाँ पे उस स्वॉर्ड मास्टर में इंटरेस्ट आने लगा था। वो ज़ुकी से वहाँ पे उस मार्शल किंग के बारे में सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम इस मार्शल किंग दाओ के बारे में कैसे जानती हो? बाइटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ुकी बाइटियन को वहाँ पे उस मार्शल किंग के बारे में बताते हुए कहती है कि ये स्टारफॉल एम्पायर के इकलौता ऐसा कल्टीवेटर है जिसने सबसे पहले डाउ रियलम को अचीव किया था। इस वजह से पूरे स्टारफॉल एम्पायर में मशहूर है। लेकिन ज़ुकी की ये बात सुनकर बाइटियन का सारा इंटरेस्ट तो वहाँ पे एक ही झटके में चला गया था। लेकिन तभी बाइटियन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो वहाँ पे स्वॉर्ड मास्टर से कहता है, तो तुम्हें किसी भी हालत में यहाँ पे मेरी स्वॉर्ड चाहिए। अगर ऐसी बात है तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है। मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। अगर तुमने मुझे इस फाइट में हरा दिया तो मैं अपनी ये स्वॉर्ड फ्री में ही तुम्हें दे दूंगा। लेकिन अगर तुम इस फाइट में मुझसे हार जाते हो तो तुम्हें अगले 3 सालों तक मेरी सू फैमिली की रक्षा करनी होगी। बाइटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि डाउ भी वहाँ पे इस डील के लिए मान जाता है। जिसके बाद वो दोनों ही वहाँ पे एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए आमने सामने आ चुके थे और डाउ यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था। लेकिन बेचारा डाउ वहाँ पे कुछ कर पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि बाइटियन ने सिर्फ वहाँ पे अपने ओरा प्रेशर से ही उसे उड़ाकर वहाँ पे पीछे फेंक दिया था। और उसी के साथ साथ बाइटियन ने वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड की मदद से मल्टीपल स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स को क्रिएट करते हुए मार्शल किंग डाउ के ऊपर अटैक कर दिया था। जिससे मार्शल किंग डाउ वहाँ पे रोकने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है। लेकिन बाइटियन का वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके ओरा प्रेशर की वजह से हम देखते हैं कि बेचारा डाउ वहाँ पे उड़ता हुआ एक बार फिर से पीछे चला गया था। जिसके बाद डाउ वहाँ पे गुस्से से डिफेंस से अटैकिंग मोड में आ जाता है और वो लगातार वहाँ पे गुस्से से आगे बढ़ते हुए बाइटियन के ऊपर हमले करने लगा था। लेकिन उसका कोई भी हमला वहाँ पे बाइटियन को छू भी नहीं पा रहा था क्योंकि बाइटियन वहाँ पे उसके हर एक हमले को रोकते हुए उल्टा वहाँ पे बार बार उसे ही उठाकर पीछे फेंके जा रहा था। जो देखकर अब वहाँ पे मार्शल किंग डाउ को इतना ज्यादा गुस्सा आ चुका था कि उसने वहाँ पे बाइटियन का मुकाबला करने के लिए अपनी लीजेंडरी स्वॉर्ड को भी बाहर निकाल लिया था। जिसके बाद हमें बाइटियन और मार्शल किंग डाउ के दरमियान बहुत ही खतरनाक लेवल की स्वॉर्ड फाइट देखने को मिलती है। पर बाइटियन तो यहाँ पे स्वॉर्ड फाइट में भी मार्शल किंग डाउ के ऊपर भारी पड़ रहा था। जो देखकर अब बेचारे मार्शल किंग डाउ को वहाँ पे अपने फैसले के ऊपर पछतावा हो रहा था कि उसने बाइटियन की इस डील को क्यों माना था। पर अभी बेचारा मार्शल किंग डाउ वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी बाइटियन ने दोबारा वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसके ऊपर अटैक करते हुए वहाँ पे उसकी लीजेंडरी स्वॉर्ड को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था जो कि पूरे स्टारफॉल एम्पायर में मशहूर थी। और आज तक इसी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए मार्शल किंग डाउ ने काफी सारी फाइट्स को जीता था। पर आज एक बच्चे ने उसकी इस लेजेंडरी स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था। जो देखकर तो बेचारे मार्शल किंग डाउ को वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। लेकिन इस सब के बावजूद भी मार्शल किंग डाउ ने अभी तक भी वहाँ पे अपनी हार नहीं मानी थी। जो देखकर बाइटियन ने भी अब वहाँ पे उसके ऊपर अपना फाइनल अटैक करते हुए अपनी किलिंग स्वॉर्ड फॉर्मेशन को वहाँ पे समन कर लिया था। और देखते ही देखते बाइटियन ने अपनी किलिंग स्वॉर्ड की मदद से वहाँ पे मार्शल किंग डाउ के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था। और अपनी तरफ आते हुए इतने ज्यादा खतरनाक अटैक को देखकर मार्शल किंग डाउ ने भी अपनी बच्ची को चाहिए सारी पावर का इस्तेमाल करके वहाँ पे अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा लिया था। लेकिन वो बैरियर भी उसे वहाँ पे ज्यादा देर नहीं बचा पाता और एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ बेचारा मार्शल किंग डाउ वहाँ पे उड़ते हुए काफी पीछे जा गिरा था। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि अब उसकी हालत भी वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। पर वो वहाँ पे कुछ समझ पाता उससे पहले ही बाइटियन ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए जाकर अपनी स्वॉर्ड वहाँ पे उसके गले के ऊपर रख दी थी। और वो वहाँ पे स्माइल करते हुए गोल्ड टून में उससे कहता है, तो चलो अब तैयार हो जाओ मेरी सू फैमिली की रक्षा करने के लिए। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं ये सब तुमसे फ्री में नहीं करवाने वाला। अगर तुम मेरी फैमिली की रक्षा करने के लिए मान जाते हो तो मैं तुम्हें मार्शल किंग रियलम में ब्रेक थ्रू करवाने में तुम्हारी मदद करूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम पिछले काफी सालों से मार्शल किंग रियलम में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन तुम हर बार उसमें नाकाम हो जाते हो। बाइटियन की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि बेचारे मार्शल किंग डाउ की आंखें वहाँ पे फटी की फटी रह गई थी। उसे वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इस बच्चे को कैसे पता चल गया कि मैं मार्शल किंग रियलम में ब्रेक थ्रू करने के लिए इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ। वहीं मार्शल किंग डाउ को वहाँ पे ये सब सोचते हुए देखकर बाइटियन उससे कहता है, अब फैसला तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम अगले 3 सालों तक मेरी सू फैमिली की रक्षा करते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें मार्शल किंग रियलम में ब्रेक थ्रू करने में मदद करूंगा। बाइटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ुकी तो वहाँ पे उसे और भी ज्यादा इंप्रेस दिखाई दे रही थी। और उसी के साथ साथ वो वहाँ पे मार्शल किंग डाउ से ये भी कहती है कि तुम सोच क्या रहे हो, जल्दी से मास्टर बाइटियन की बात को मान लो, यही तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि मास्टर बाइटियन अब तक काफी सारे लोगों की लाइफ को चेंज कर चुके हैं और अगर तुम मास्टर बाइटियन की बात मान लेते हो तो मुझे पूरे यकीन है कि वो तुम्हारी लाइफ को भी चेंज कर देंगे। अब ज़ुकी की ये बातें सुनकर हम देखते हैं कि मार्शल किंग डाउ भी वहाँ पे इसके लिए मान गया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हमें लेनोवुफु एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ आज बाइटियन के पिता अपनी बेटी किंगलिंग से मिलने के लिए आए हुए थे और किंगलिंग के साथ वहाँ पे जिनडोंग भी मौजूद था। असल में बाइटियन के जाने के बाद वो दोनों और भी एक दूसरे के क्लोज आ गए थे और जिनडोंग यहाँ पे बाइटियन के पिता से भी बहुत ही अच्छे तरीके से मिलता है। और जिनडोंग के इस बिहेवियर को देखकर मास्टर सू को भी वहाँ पे कहीं न कहीं शक हो गया था कि जिनडोंग ही उनका फ्यूचर दामाद बनने वाला है। खैर उसके बाद जिनडोंग मास्टर सू को वहाँ पे अंदर आने के लिए कहता है लेकिन अकेडमी के बाहर खड़ा एक गार्ड उन्हें अंदर नहीं जाने देता। और इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पे एक और मास्टर भी आ गया था जो कि मास्टर सू का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तो अब तुम्हारी जैसी एक मामूली से फैमिली के मास्टर्स भी यहाँ पे आने लगे
हैं, तुम तो उसी बेकार सी सू फैमिली के मास्टर हो ना, जिसे आज से कुछ समय पहले हान फैमिली एक कचरे की तरह साफ कर देना चाहती थी। जबकि हम देखते हैं कि उस मास्टर की ये सारी बातें सुनकर जिन रुंग और किंग लिंग को भी वहाँ पे उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो दोनों वहाँ पे कुछ कर पाते। उससे पहले हम देखते हैं कि फ्यूजन ने पीछे से ही आते हुए उस मास्टर के ऊपर अटैक करके उसे वहाँ पे उठा के पीछे फेंक दिया था, और उसी के साथ फ्यूजन वहाँ पे उस मास्टर को धमकी देते हुए कहती है कि अपनी औकात में रहो। वहीं फ्यूजन को इस तरह से बीच में आते हुए देखकर किंग लिंग तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि उस मास्टर का बड़ा भाई भी वहाँ पे अपने भाई का बदला लेने के लिए फ्यूजन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, और फ्यूजन ने उसे भी वहाँ पे अपने सिर्फ एक ही अटैक के साथ उठाकर पीछे फेंक दिया था। और इसी बीच बाइटियन के एक और दुश्मन भी वहाँ पे आ जाता है, जो कि मास्टर सू को वहाँ पे नीचे दिखाना चाहता था, पर उसके अपनी दोनों मास्टर्स की वहाँ पे बेइज्जती हो चुकी थी। आपको याद ही होगा कि बाइटियन ने आज से कुछ अर्सा पहले इस पर्सन के भाई को मारा था। ये पर्सन जिसका नाम लीगो था, वो अपने भाई की मौत का बदला वहाँ पे मास्टर सू से लेना चाहता था, पर फ्यूजन ने यहाँ पे बीच में आते हुए उसका सारा प्लान ही चौपट कर दिया था। हालांकि लीगो वहाँ पे फ्यूजन के ऊपर भी अटैक करना चाहता था, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि वहाँ पे मिस लिंग बाओ की एंट्री होती है, जो कि बाइटियन की ही दोस्त थी, और उसी के साथ उसने बाइटियन से वादा भी किया था कि वो हमेशा उसकी सू फैमिली की रक्षा करेगी। और मिस लिंग बाओ को वहाँ पे आते हुए देखकर सभी लोग वहाँ पे एक एक करके मिस लिंग बाओ को ग्रीट करने लगे थे, क्योंकि वो इस सिटी का सबसे बड़ा पवेलियन हाउस चलाती थी, इसलिए सिटी के सभी बड़े बड़े मास्टर उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट किया करते थे। और जैसे ही मास्टर चू भी वहाँ पे उसे ग्रीट करने वाले होते हैं, तो हम देखते हैं कि मिस लिंग बाओ ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए उन्हें वहाँ पे ऐसा करने से मना कर दिया था। और उसी के साथ मिस लिंग बाओ वहाँ पे ली गाओ की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, तो तुम यहाँ पे क्या कह रहे थे? इस पे ली गाओ जल्दी से उन्हें दोबारा वहाँ पे ग्रीट करते हुए कहते हैं, नहीं नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा था, हम तो बस यहाँ पे आपस में जान पहचान बना रहे थे। ली गाओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस लिंग बाओ भी उसे वहाँ पे इग्नोर करते हुए चुपचाप वहाँ से चली जाती है, जो देखकर ली गाओ भी जल्दी से वहाँ पे अपने लोगों को लेकर निकल गया था। लेकिन उसके बदले की आग अभी तक भी वहाँ पे शांत नहीं हुई थी। खैर, उन सभी के जाने के बाद मास्टर सू वहाँ पे फ्यूजन का शुक्रिया अदा करते हैं उनकी जान बचाने के लिए, जिसपे फ्यूजन उन्हें मना करते हुए कहती है कि नहीं नहीं, आपको यहाँ पे मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन आपका बेटा बाइटियन कहाँ है? उसे देखे हुए तो काफी दिन गुजर गए। फ्यूजन की ये बात सुनकर किंग लिंग उससे कहते हैं कि यही सवाल तो मैं तुमसे ही पूछने वाली थी, मुझे लगा था वो तुम्हारे साथ होगा, क्योंकि मैंने भी उसे पिछले काफी दिनों से नहीं देखा। किंग लिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फ्यूजन वहाँ पे उनसे कहते हैं कि शायद बाइटियन अपनी ट्रेनिंग के लिए गया होगा, पर मुझे उम्मीद है कि वो कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले पहले यहाँ पे आ जाएगा, इसलिए मेरे ख्याल से अभी के लिए हमें अंदर चलना चाहिए। और ये कहकर वो सभी वहाँ से आगे बढ़ गए थे, जबकि बाइटियन के दुश्मन अभी भी वहाँ पे उनसे बदला लेने का ही प्लान बना रहे थे। और आज ये सभी लोग मिलकर यहाँ पे कोई बहुत ही खतरनाक प्लान बनाकर आए हुए थे। अब वो खतरनाक प्लान क्या था उसके बारे में अभी हमें थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पे बाकी सभी फैमिलीज भी एक एक करके आने लगती हैं, और मिस ग्रीन भी वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ आ चुकी थी, जहाँ लाइट ग्रीन के ग्रैंडफादर सीधे जाकर बाइटियन के पिता से ही मिलते हैं, जो देखकर तो वहाँ पे किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किन फैमिली सू फैमिली की इतनी अच्छी दोस्त कब से बन गई। इवन हम देखते हैं कि मास्टर किन ने तो अपने बेटे से मास्टर सू के लिए वहाँ पे किसी अच्छी सी जगह का इंतजाम करने का भी बोल दिया था। हालांकि मास्टर सू उन्हें वहाँ पे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मास्टर किन वहाँ पे उनकी कोई भी बात नहीं सुनते। और आज मास्टर सू को वहाँ पे अपने बेटे बाइटियन के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा था, क्योंकि आज सिर्फ बाइटियन की वजह से ही हर कोई मास्टर सू की इतनी ज्यादा इज्जत कर रहा था। सभी लोग उनकी फैमिली के साथ अपने रिलेशंस को अच्छा करना चाहते थे, ताकि वो सभी लोग बाइटियन की नजरों में अच्छा बन सके। और भला एक पिता के लिए इससे ज्यादा प्राउड की बात क्या होगी कि एक बाप को उसके बेटे की वजह से इतनी ज्यादा इज्जत मिल रही थी। और इसी बीच हम देखते हैं कि मिस लिंग बाओ के सेट के मास्टर भी वहाँ पे आ चुके थे, जिन्हें देखकर तो बड़े से बड़ा मास्टर भी उन्हें वहाँ पे ग्रीट करने लगा था, जिसका मतलब था कि सिटी में उनकी रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा हाई थी। और सभी के आ जाने के बाद बाइटियन भी वहाँ पे मार्शल किंग दाओ और जुकी के साथ बहुत ही कूल तरीके से एंट्री लेता है, जहाँ पे सभी फैमिलीज की नजर बाइटियन के ऊपर ही ठहरी हुई थी। असल में यहाँ पे सभी फैमिलीज के बीच में डिबेट होने वाली थी, जिसे लीड करने वाली थी मिस लिंग बाओ की मास्टर। और इसी फैमिली डिबेट में ये डिसाइड किया जाने वाला था कि कौन सी फैमिली की कौन सी रैंक होगी। और सबसे पहली फैमिली डिबेट के लिए हान फैमिली और सू फैमिली आगे आती है। असल में फैमिली डिबेट एक तरह का कंपटीशन था, जिसमें दोनों फैमिलीज एक दूसरे के साथ मुकाबला करती थी, और जो भी फैमिली ये डिबेट जीत जाती थी उसका रैंक दूसरी फैमिली से बढ़ जाता था। पहले राउंड के लिए सू फैमिली में से सबसे पहले किंग लिंग ही आगे आती है, जो देखकर हन फैमिली के नए मास्टर जो के लिए गाओ था, उसने भी वहाँ पे किंग लिंग का मुकाबला करने के लिए अपनी हन फैमिली के एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर को आगे भेज दिया था, जिसका नाम मी याओ था। मी याओ को देखकर किंग लिंग ने भी वहाँ पे अपने स्पिरिट बर्ड को बाहर निकाल लिया था, जो कि आज से कुछ दिन पहले उसने मास्टर लिंग युन से हासिल किया था, जो देखकर मी याओ ने भी गुस्से से वहाँ पे अपना पावरफुल ऑरा रिलीज करना शुरू कर दिया था। यहाँ पे मी याओ बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसके मुताबिक भला ये मामूली से दिखने वाली लड़की उसका क्या ही बेकार लेगी। और यही सोचकर मी याओ ने अचानक ही वहाँ पे अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए किंग लिंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि किंग लिंग की स्पिरिट बर्ड ने वहाँ पे उसके अटैक के ऊपर ही अटैक करके उसे वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था, और उसी के साथ साथ उसने मी याओ के ऊपर अटैक करते हुए उसे भी वहाँ पे उठा के पीछे फेंक दिया था। और इस एक अटैक में बेचारे मी याओ का खेल वहाँ पे खत्म हो चुका था। लेकिन वो स्पिरिट बर्ड तो वहाँ पे भी नहीं रुक
लोग था और उसने वहाँ पे अपनी ट्रू फॉर्म में आते हुए मियाओ को बहुत ही बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया था, जो देखकर बेचारे मियाओ ने जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए वहाँ पे अपनी हार मान ली थी। जो देखकर तो वहाँ पे ली गाओ के साथ साथ किसी को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस मामूली सी दिखने वाली लड़की ने यहाँ पे मियाओ को हरा दिया, जो कि हन फैमिली के सबसे पावरफुल डिसेबल्स में से एक था। इसलिए ली गाओ वहाँ पे सू फैमिली के ऊपर इल्जाम लगाते हुए कहता है कि इस लड़की ने इस फाइट में चीटिंग की है, जिस पे बाई टियान कोल्ड टोन में उससे कहता है कि मेरी बहन किंगलिंग ने यहाँ पे कोई भी चीटिंग नहीं की और तुम जिस बर्ड की बात कर रहे हो वो उसका स्पिरिट पेट है और फैमिली डिबेट रूल्स के मुताबिक हम फाइट के अंदर अपने स्पिरिट पेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाई टियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ली गाओ वहाँ पे उसे कहता है कि तुम्हारी सू फैमिली के पास इस बात का क्या सबूत है कि ये खतरनाक बर्ड बीस्ट है, तुम्हारी बहन का स्पिरिट पेट है। लेकिन अभी ली गाओ वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे लेनोवो एकेडमी के एम्परर की एंट्री होती है, जो कि वहाँ पे आते हुए ली गाओ से कहती है कि मैं हूँ इस बात का सबूत और मुझे उम्मीद है इसके बाद तुम्हें और किसी सबूत की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एम्परर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वहाँ पे खड़े हुए सभी लोगों की आंखें बाहर आने को हो गई थी, क्योंकि आज तक लेनोवो एकेडमी ने किसी भी स्पेसिफिक क्लैन का साथ नहीं दिया था। आज वो हिस्ट्री में पहली बार ऐसा कुछ कर रहे थे, इसलिए सभी को ये जानकर वहाँ पे बहुत ही ज्यादा हैरानगी हो रही थी। जबकि एम्परर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस लिंगबाओ के मास्टर ने वहाँ पे एम्परर की बात मानते हुए किंग लिंग को ही वहाँ पे पहली फाइट का विनर घोषित कर दिया था। जो सुनकर तो किंग लिंग के साथ साथ एम्परर भी वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो चुके थे और उसके बाद वो वहाँ पे अपने एल्डर के साथ जाकर सू फैमिली के साथ ही बैठ गई थी और ये था सू फैमिली के दुश्मनों के लिए एक और बहुत बड़ा झटका। उसके बाद हम देखते हैं कि सेकंड राउंड के लिए बाई टियान आगे जाने का डिसाइड करता है, जो देखकर मास्टर सू को वहाँ पे अपने बेटी की बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी। लेकिन बाई टियान उन्हें वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहता है कि आप मेरी फिक्र मत कीजिए, आप देखिएगा कैसे मैं अभी इस राउंड को भी जीत कर आता हूँ। और ये कहकर बाई टियान वहाँ पे अपनी सोट को लेकर सीधा बैटल अरीना के अंदर आ गया था, जो देखकर ली गाओ ने भी अपनी फैमिली के एक एल्डर को बाई टियान का मुकाबला करने के लिए आगे भेज दिया था। वो एल्डर जिसका नाम लू था, वो वहाँ पे बाई टियान के साथ फाइट करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहा था और वो ली गाओ को तसल्ली देते हुए कहता है कि मास्टर आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपने सिर्फ 3 ही हमलों में इस लड़के को हरा दूंगा और ये सू फैमिली की बेइज्जती करने के लिए काफी होगा। और ये कहकर एल्डर लू वहाँ पे अपना खतरनाक ऑरा रिलीज करते हुए बहुत ही कूल तरीके से बैटल अरीना के अंदर एंट्री लेता है, जहाँ उसके खतरनाक ऑरा की वजह से हम देखते हैं कि पूरा बैटल अरीना ही वहाँ पे हिल गया था। और एल्डर लू की ऐसी खतरनाक पावर्स को देखकर तो सभी लोग वहाँ पे आपस में बातें करते हुए कहने लगे थे अब तो इस लड़के का हारना तय है, क्योंकि एल्डर लू हान फैमिली के सबसे पावरफुल एल्डर्स में से एक है और उसी के साथ उसके बारे में ये भी मशहूर है कि वो अपने दुश्मनों को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। और अभी वो सभी लोग वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि एल्डर लू ने बैटल अरीना के अंदर आते ही वहाँ पे अपने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया था, जो कि एल्डर लू की पावर्स को बढ़ाते हुए उसे वहाँ पे और भी ज्यादा खतरनाक बना रही थी। जो देखकर मिस लिंगबाओ की मास्टर ने भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए उन दोनों की फाइट को ऑफिशियली वहाँ पे स्टार्ट कर दिया था। जहाँ फाइट स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि एल्डर लू ने वहाँ पे बहुत ही अग्रेसिवली बाई टियान के ऊपर हमले करना शुरू कर दिए थे, लेकिन बाई टियान वहाँ पे बहुत ही इजीली मूव करता हुआ उसके सभी हमलों को डॉज करता जा रहा था। और इसी बीच हम देखते हैं कि बाई टियान भी वहाँ पे मौके का फायदा उठाकर वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक शॉर्ट फॉर्मेशन बनाने लगा था, जो देखकर एल्डर लू भी वहाँ पे समझ चुका था कि बाई टियान का ये अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। इसलिए हम देखते हैं कि एल्डर लू ने भी वहाँ पे अपनी छड़ी का इस्तेमाल करते हुए उसे वहाँ पे गोल्डन स्पिरिट ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म कर दिया था। और जब बाई टियान वहाँ पे अपनी शॉर्ट फॉर्मेशन की मदद से एल्डर लू के ऊपर अटैक करता है तो एल्डर लू ने भी वहाँ पे उसके हमले का मुकाबला करने के लिए अपने स्पिरिट ड्रैगन को आगे भेज दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि बाई टियान की उस पावरफुल स्वॉर्ड ने वहाँ पे एल्डर लू के स्पिरिट ड्रैगन को डिस्ट्रॉय करते हुए जाकर वहाँ पे एल्डर लू के ऊपर भी अटैक कर दिया था। हालांकि एल्डर लू बाई टियान की हमले को रोकने की अपनी कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि एल्डर लू वहाँ पे उड़ता हुआ काफी पीछे जा गिरा था, जिसके साथ ही उसकी हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। पर उसी के साथ साथ वो वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए खुद से ये भी कह रहा था, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, भला मैं यहाँ पे इस जैसे एक छोटे से बच्चे से कैसे हार सकता हूँ। लेकिन बेचारा एल्डर लू वहाँ पे इससे आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि वो बेहोश होकर वहीं पे गिर गया था। और ये था हन फैमिली के लिए एक और बहुत बड़ा झटका। और बाई टियान वहाँ पे उसके गुस्से को और ज्यादा बढ़ाते हुए कहता है, ली गाओ मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि यहाँ पे कुछ और फैमिलीज भी तुम्हारी हन फैमिली को सपोर्ट करने के लिए आई हुई हैं, तो मैं यहाँ पे तुम्हारी हन फैमिली के साथ साथ उन बाकी सभी फैमिलीज को भी खुला चैलेंज कर रहा हूँ। अगर तुम लोगों में दम है तो सभी लोग एक साथ मिलकर आकर मेरे साथ फाइट करो। अब ये सुनकर तो हम देखते हैं कि ली गाओ के साथ साथ बाकी सभी मास्टर्स भी वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुके थे और वो सभी मास्टर्स मिलकर आपस में वहाँ पे डिसाइड करते हैं कि वो इस एरोगेंट लड़के का घमंड तोड़ के रहेंगे। हालांकि मिस लिंगबाओ की मास्टर तो उन्हें वहाँ पे रोकना चाहती थी, लेकिन बाई टियान के कहने पर उन्होंने भी वहाँ पे इस बात की इजाजत दे दी थी। लेकिन ये देखकर बाई टियान के फादर को वहाँ पे उसकी बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी और वो तो वहाँ पे बाई टियान को रोकना भी चाहते थे, लेकिन ज़ूकी उन्हें वहाँ पे समझाते हुए कहती है, नहीं नहीं अभी तक आपने मास्टर बाई टियान की ट्रू पावर को नहीं देखा। अगर आपने मास्टर बाई टियान की ट्रू पावर को देखा होता तो आप यहाँ पे कभी भी उन्हें लेकर परेशान नहीं होते। ज़ूकी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर सू को भी वहाँ पे थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन फिर भी एक फादर होने के नाते उन्हें अभी तक भी अपने बेटे की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बैटल अरीना के अंदर तीनों
फैमिली के लीडर्स वहाँ पे अपने अपने लोगों को लेकर बैटल अरीना के अंदर आ चुके थे और आते साथ ही वो सभी वहाँ पे किसी सीक्रेट फॉर्मेशन को भी परफॉर्म करने लगे थे और देखते ही देखते बाकी सभी कल्टिवेटर्स ने वहाँ पे अपने अपने स्पिरिट बीस्ट को भी बाहर निकाल लिया था। हालांकि बाइटियन यहाँ पे अकेला उन सभी के साथ फाइट करने वाला था, लेकिन उस सब के बावजूद भी वो सभी लोग वहाँ पे बाइटियन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहते थे। इसलिए वो सभी लोग शुरुआत से ही बाइटियन के ऊपर अपने सबसे पावरफुल अटैक करने का डिसाइड करते हैं और सबसे आखिर में हम देखते हैं कि ली गाओ ने भी वहाँ पे बाइटियन के ऊपर अटैक करने के लिए एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी को बाहर निकाल लिया था और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि उन सभी ने मिलकर वहाँ पे अपने सबसे पावरफुल अटैक्स की मदद से वहाँ पे बाइटियन के ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमले कर दिए थे। जबकि अपनी तरफ आते हुए इतने ज्यादा पावरफुल अटैक्स को देखकर भी बाइटियन वहाँ पे बिल्कुल नहीं घबराता। वो तो अभी तक भी अपनी जगह पे बिल्कुल शांति से खड़ा हुआ था और जैसे ही वो सभी अटैक्स वहाँ पे बाइटियन के पास आते हैं तो बाइटियन बस वहाँ पे एक हल्की सी चुटकी बजाता है और बाइटियन की चुटकी बजाते ही वहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होता है कि हम देखते हैं कि उन सभी मास्टर्स के सो कॉल पावरफुल अटैक्स वहाँ पे एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो चुके थे और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां बाइटियन ने सिर्फ एक चुटकी बजाकर ही उन सभी मास्टर्स के अटैक को वहां पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। जो देखकर तो बेचारे उन तीनों ही मास्टर्स की आंखें वहां पे फटी की फटी रह चुके थे। उन्हें वहां पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि बाइटियन ने सिर्फ एक चुटकी बजाकर ही उनके पावरफुल अटैक्स को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया और इसी के साथ अब वहाँ पे उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो आगे बढ़ते हुए बाइटियन के ऊपर अटैक करें। जो देखकर ली गाओ वहाँ पे हिम्मत जुटाकर अपनी उस जायंट कुल्हाड़ी की मदद से बाइटियन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर बाइटियन ने अपनी सिर्फ एक फिंगर से ही उसके अटैक को रोकते हुए उसे वहाँ पे उठा के पीछे फेंक दिया था। जो देखकर ली गाओ बेचारा जल्दी से वहाँ पे चलाते हुए बाकी तीनों फैमिली के मास्टर्स को भी अपनी मदद करने के लिए बुलाने लगा था। हालांकि वो अभी तक भी डर रहे थे, लेकिन वो इस तरह से सबके सामने अपनी फैमिली की बेइज्जती भी नहीं करवा सकते थे। इसलिए हम देखते हैं कि वो सभी मिलकर वहाँ पे अपनी अपनी पास को कंबाइन करते हुए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को रेडी करने लगे थे। जो देखकर बाइटियन ने भी वहाँ पे अपने डुअल एट्रीब्यूट वाले गोड चक्र को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी मदद से बाइटियन सबसे पहले उन सभी के मास्टर स्पिरिट बीस्ट को वहाँ पे बर्फ में जमा देता है और उसके बाद एक एक करके उन सभी के हमलों को रोकते हुए उल्टा वहाँ पे उनके ऊपर ही अटैक किया जा रहा था। और देखते देखते बाइटियन ने वहाँ पे ली गाओ के साथ साथ बाकी सभी को उठाकर भी वहाँ पे पीछे फेंक दिया था। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि वहाँ पे एक मास्टर ने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फॉर्मेशन को बना लिया था और अब इसी अटैक के ऊपर ही उन सभी की उम्मीदें टिकी हुई थी और ये बात ली गाओ भी वहाँ पे समझ चुका था। इसलिए उसने जल्दी से वहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल रूट्स का इस्तेमाल करके बाइटियन को वहाँ पे उनके अंदर ट्रैप कर दिया था और इस मौके का फायदा उठाकर उस मास्टर ने भी वहाँ पे अपनी उस खतरनाक फॉर्मेशन का अटैक सीधा वहाँ पे बाइटियन के ऊपर ही कर दिया था। जो कि जैसे ही वहाँ पे बाइटियन के साथ टकराता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो गया था, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि पूरे बैटल अरीना में वहाँ पे शांति छा चुकी थी और ली गाओ और उसके साथियों को तो वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि शायद उन्होंने बाइटियन का खेल यहाँ पे खत्म कर दिया है। इसलिए वो सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाइटियन के पिता और उसके सभी दोस्तों को वहाँ पे बाइटियन की चिंता होने लगी थी, लेकिन अभी वो सभी लोग वहाँ पे इसी तरह से उदास हो ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि बाइटियन वहाँ पे एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करते हुए वहाँ पे बाहर आ गया था और उसी के साथ अब बाइटियन वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में भी दिखाई दे रहा था। उसने जल्दी से आगे बढ़कर ली गाओ की धुलाई करनी शुरू कर दी थी, जिसके चलते हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर में ली गाओ की हालत वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। लेकिन अब बाइटियन उसे वहाँ पे कोई भी मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए बाइटियन उसके ऊपर अपना फाइनल अटैक करते हुए उसका खेल वहीं पे खत्म कर दिया था। जो देखकर अब बाकी सभी फैमिली के मास्टर्स की हालत वहाँ पे और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि वो सभी लोग तो यहाँ पे ली गाओ के ही भरोसे बाइटियन के साथ फाइट करने के लिए आए थे, जैसे बाइटियन ने उनकी आंखों के सामने बहुत ही बुरी तरह से हरा दिया था। जबकि वहीं हम देखते हैं कि बाइटियन ने उन सभी मास्टर्स को हराने के लिए वहाँ पे अपनी किलिंग सोर्ड को भी बाहर निकाल लिया था। बाइटियन की किलिंग सोर्ड को देखकर तो वो सभी मास्टर्स वहाँ पे इतना ज्यादा डर चुके थे कि वो सभी जल्दी से बाइटियन के सामने सरेंडर करते हुए उसे वहाँ पे रुकने के लिए बोलने लगे थे। लेकिन बाइटियन वहाँ पे उनके ऊपर कोई भी रहम नहीं दिखाता और अपनी किलिंग सोर्ड की मदद से उन तीनों मास्टर्स के ऊपर अटैक करते हुए उनका खेल वहीं पे खत्म कर दिया था। इवन बाइटियन का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि हम देखते हैं कि उसकी वजह से पूरा बैटल अरीना ही वहाँ पे बीचों बीच कट गया था और बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए सभी लोग अपनी आंखें फाड़े ये सब देख रहे थे, क्योंकि उन लोगों ने ये कभी भी नहीं सोचा था कि बाइटियन इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका होगा कि वो अकेले यहाँ पे एक साथ तीन पावरफुल फैमिलीज को ठिकाने लगा देगा। और सबसे ज्यादा हैरान तो वहाँ पे खुद बाइटियन के पिता लग रहे थे। वो बार बार अपनी आंखें साफ करते हुए अपने सामने का नजारा देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने अभी अभी जो देखा था वो उनकी सू फैमिली के लिए कोई आम बात नहीं थी। बाइटियन की इस खतरनाक पावर्स के चलते तो बहुत जल्द पूरे एंशिएंट मेडिकल कॉन्टिनेंट के अंदर उनकी सू फैमिली नंबर
नंबर 1 फैमिली बन जाने वाली थी। और उसी के साथ हम देखते हैं कि मिस लिंगबाओ के मास्टर ने भी बाइटियन को वहाँ पे विनर घोषित कर दिया था। लेकिन तभी वहाँ पे बैटल अरीना के अंदर कुछ और लोगों की एंट्री होती है जो कि वहाँ पे सू फैमिली का मजाक उड़ाते हुए कह रहे थे वो तो अब भी सू फैमिली के भी पर निकल चुके हैं, मुझे लगता है एक बार फिर से पहले की तरह इनके पर काटने होंगे। वहीं वो पर्सन जिसका नाम यंग मास्टर चेंग यान था, उसे देखकर बाइटियन के पिता वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुके थे क्योंकि ये वही पर्सन था जिसने बाइटियन के ग्रैंडफादर को मारा था और वो भी बाइटियन के पिता की आंखों के सामने। चेंग यान सू फैमिली का सबसे बड़ा दुश्मन था। इवन सू फैमिली की बर्बादी के पीछे भी चेंग यान का ही हाथ था और इसी ने आज से कुछ साल पहले बाइटियन की माँ को किडनैप किया था। वहीं चेंग यान को वहाँ पे आते हुए देखकर मिस लिंगबाओ की मास्टर वहाँ पे गुस्से से कहती है, तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इजाजत के बगैर मेरी सिटी की फैमिली डिबेट के अंदर आने की। जिस पे यंग मास्टर चेंग यान बहुत ही एटीट्यूड के साथ जवाब देते हुए कहता है कि मैं इस पूरे एंशिएंट मेडिकल कॉन्टिनेंट का यंग मास्टर हूँ और इसलिए मैं जहाँ चाहे मर्जी जा सकता हूँ, किसी की भी मुझे रोकने की औकात नहीं है। जबकि हम देखते हैं कि चेंग यान की ये सारी बातें सुनकर बाइटियन को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन इसी बीच ली गाओ वहाँ पे खुश होते हुए यंग मास्टर चेंग यान से कहता है, यंग मास्टर आप यहाँ पे बिल्कुल सही समय पे आए हो। इस बाइटियन ने मेरे भाई के साथ साथ हमारी पूरी हन फैमिली को तबाह कर दिया, प्लीज आप इससे हमारा बदला लीजिए। ली गाओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बाइटियन के पिता भी वहाँ पे समझ चुके थे कि असल में हन फैमिली को मेडिसन वैली सपोर्ट कर रही थी, इसी वजह से हन फैमिली सू फैमिली की दुश्मन बनी हुई थी। लेकिन यंग मास्टर चेंग यान वहाँ पे ली गाओ की ये बात सुनकर उल्टा वहाँ पे उसे किक मारकर उसे वहाँ पे उठाकर पीछे फेंकते हुए कहता है, तुम्हारे जैसे एक मामूली इंसान की हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे बात करने की। और ये कहकर वो वहाँ पे मास्टर सू की तरफ देखते हुए कहता है, तुम वहाँ पे खड़े क्या कर रहे हो, जल्दी से मेरे सामने आकर झुक जाओ, वरना तुम्हें याद है ना कि पिछली बार मैंने तुम्हारी सू फैमिली की क्या हालत की थी। जो देख कर लैन वुफ एकेडमी के 6 एल्डर बीच में आते हुए यंग मास्टर चेंग यान से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर सू के साथ इस तरह से बात करने की। अब 6 एल्डर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि यंग मास्टर चेंग यान ने अपनी एक लेडी कल्टीवेटर को वहाँ पे 6 एल्डर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे भेज दिया था। लेकिन उस लेडी कल्टीवेटर का अटैक वहाँ पे 6 एल्डर को लग पाता। उससे पहले ही हम देखते हैं कि मार्शल किंग दाओ ने बीच में आते हुए उस लेडी कल्टीवेटर के अटैक को रोकते हुए उल्टा वहाँ पे उसके ऊपर ही अटैक करना शुरू कर दिया था। हालांकि वो लेडी कल्टीवेटर बहुत ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रही थी, लेकिन दाओ भी कम नहीं था। वो उस लेडी कल्टीवेटर के हर एक अटैक को रोकते हुए वहाँ पे उसके ऊपर भारी पड़ रहा था। और देखते ही देखते दाओ ने वहाँ पे अपनी सोर्ड की मदद से उस लेडी कल्टीवेटर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर दिया था, जिसे रोकने के लिए वो लेडी कल्टीवेटर अपने सामने शील्ड भी लगाने की कोशिश करती है। लेकिन इस सब का कोई भी फायदा नहीं होता और बेचारी वो लेडी कल्टीवेटर वहाँ पे दाओ के अटैक की वजह से उड़ते हुए वहाँ पे काफी दूर जा गिरी थी, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि उसकी हालत भी वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। जो देखकर यंग मास्टर चेंग यान वहाँ पे ताली बजाकर दाओ की तारीफ करते हुए कहता है, नाइस नाइस, मानना पड़ेगा तुम्हारी कॉम्बैट स्किल्स वाकई काफी ज्यादा कमाल की है। लेकिन क्या तुम वाकई मुझे अपना दुश्मन बनाना चाहते हो? तुम जानते हो ना कि मैं कौन हूँ? जिस पे दाओ उसे वहाँ पे कोई जवाब दे पाता। उससे पहले मिस लिंगबाओ बीच में आकर यंग मास्टर चेंग यान से कहती है, तुम जो कोई भी हो हमें उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये जगह हमारी है, इसलिए तुम चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से। मिस लिंगबाओ को बीच में आते हुए देखकर यंग मास्टर चेंग यान उससे कहता है, ओ तो ये तुम हो ऑक्शन पवेलियन हाउस की मास्टर, तुम्हारी खूबसूरती के बारे में मैंने काफी कुछ सुन रखा था, जिससे आज फाइनली मैंने देख ही लिया। यंग मास्टर चेंग यान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस लिंगबाओ को गुस्सा वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन वो वहाँ पे उससे कुछ कह पाती उससे पहले हम देखते हैं कि बाइटियन ने बीच में आकर उसे वहाँ पे रोक दिया था, क्योंकि चेंग यान उसका शिकार था। बाइटियन न जाने कब से ही उसे ढूंढ रहा था और आज फाइनली वो खुद ही उसके सामने आ गया। वहीं बाइटियन को अपने सामने देखकर चेंग यान वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, ओ तो अब तुम्हारे जैसे बच्चे भी यहाँ पे मेरा मुकाबला करेंगे। बच्चे, अगर तुमने यहाँ पे कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो उसकी सजा तुम्हारी माँ को भुगतनी पड़ेगी। अब ये सुनना था कि हम देखते हैं कि बाइटियन का गुस्सा वहाँ पे फूट चुका था और वो अचानक ही वहाँ पे बहुत ही तेजी से चेंग यान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन बाइटियन उसके ऊपर अटैक कर पाते उससे पहले ही हम देखते हैं कि एक एल्डर ने बीच में आते हुए वहाँ पे बाइटियन के हाथ को पकड़ लिया था। लेकिन बाइटियन वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि उसने अपने एक हाथ की बजाय दूसरे हाथ से ही उस एल्डर के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि वो एल्डर वहाँ पे उड़ते हुए काफी पीछे जा गिरा था। जो देखकर तो चेंग यान के फेस के ऊपर एक डेविल स्माइल आ चुकी थी और उसने वहाँ पे अपने एल्डर को बाइटियन को मारने का आदेश दे दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाइटियन और उस एल्डर के बीच में बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट छिड़ चुकी थी, जहाँ हम देखते हैं कि वो एल्डर भी कम ताकतवर नहीं था, क्योंकि वो बाइटियन के हर एक हमले को रोकते हुए उसे वहाँ पे बराबरी की टक्कर दे रहा था। जो देखकर बाइटियन ने वहाँ पे लेडी डीमन सोर्ड मास्टर वाली सोर्ड को वहाँ पे बाहर निकाल लिया था, जिसकी मदद से उसने वहाँ पे उस एल्डर के ऊपर अटैक करके उसे वहाँ पे खुद से दूर कर दिया था। जो देखकर उस एल्डर ने भी गुस्से से वहाँ पे अपने एक मैजिकल स्पीयर को बाहर निकाल लिया था। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक बार फिर से उन दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट छिड़ गई थी। लेकिन अब बाइटियन वहाँ पे उस एल्डर के ऊपर भारी पड़ते हुए उसके सभी अटैक्स को बहुत ही इजीली रोकते जा रहा था। और देखते ही देखते बाइटियन ने वहाँ पे मल्टीपल स्पिरिचुअल सोर्ड्स को समन करते हुए उनकी मदद से वहाँ पे उस एल्डर के ऊपर अटैक कर दिया था। और बाइटियन की इस खतरनाक अटैक के साथ हम देखते हैं कि उस एल्डर की हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। लेकिन उसके बावजूद भी वो एल्डर वहाँ पे अपनी हार नहीं मानता। जो देखकर बाइटियन ने जल्दी से वहाँ पे अपने स्पिरिट बीस्ट को समन करते हुए उसकी मदद से दोबारा उस एल्डर के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो एल्डर अब वहाँ पे और भी ज्यादा बुरी तरह से घायल हो गया
गया था, पर हारा वो अभी तक भी नहीं था। और अब उस एल्डर ने वहाँ पे अपनी ब्लड लाइन को अवेकन करते हुए अपने स्पिरिचुअल विंग्स को भी वहाँ पे बाहर निकाल लिया था। और ये उस एल्डर के सबसे पावरफुल अटैक्स में से एक था, जिसे एक्टिवेट करने के बाद वो एल्डर वहाँ पे बाइटियन से कहता है, बच्चे तुम बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत हो जो तुम्हें मेरे इतने ज्यादा पावरफुल अटैक से मरने का मौका मिल रहा है। उस एल्डर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बाइटियन के दोस्तों को भी वहाँ पे उसकी चिंता होने लगी थी। इवन फूजन ने तो वहाँ पे बाइटियन की मदद करने के लिए अपनी सोड को भी बाहर निकाल लिया था, लेकिन वो बाइटियन की मदद करने के लिए आगे आ पाती उससे पहले बाइटियन ने उसे वहीं पे रुकने के लिए कह दिया था। और ये कहकर बाइटियन वहाँ पे लिंगार को उसे अपनी पावर्स देने के लिए कहता है। अपने मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंगार ने भी अपनी सारी पावर्स को वहाँ पे बाइटियन के अंदर ही डाल दिया था, जिसके चलते तो हम देखते हैं कि अब बाइटियन वहाँ पे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि बाइटियन ने वहाँ पे अपने ड्यूअल एट्रीब्यूट वाले गॉड चक्र को भी एक्टिवेट कर लिया था। लेकिन तब तक वो एल्डर भी वहाँ पे अपने खतरनाक अटैक को रेडी कर चुका था, जिसके इस्तेमाल करके उसने देखते ही देखते वहाँ पे बाइटियन के ऊपर अटैक भी कर दिया था। लेकिन तब तक बाइटियन ने भी वहाँ पे अपनी हेवनली सोड को समन कर लिया था। और अपनी उस हेवनली सोड का इस्तेमाल करके बाइटियन ने न सिर्फ वहाँ पे उस एल्डर के अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, बल्कि उसी के साथ साथ अपनी उस जेंट सोड की मदद से बाइटियन ने वहाँ पे उस एल्डर के ऊपर भी एक बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक कर दिया था, जो कि जैसे ही वहाँ पे उस एल्डर को लगती है तो हम देखते हैं कि वो एल्डर वहाँ पे बहुत ही तेजी से नीचे जमीन पे गिरने लगा था। लेकिन वो नीचे जमीन पे गिर पाता उससे पहले ही बाइटियन ने उसके पास आते हुए उसे वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मार दिया था। और बाइटियन का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि उस एल्डर के मुंह से वहाँ पे ब्लड निकलने लगा था। और उसी के साथ साथ वो वहाँ से उड़ते हुए काफी पीछे जा गिरा था। और अपने एल्डर की ऐसी हालत देखकर चेंग यान को तो वहाँ पे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, जो देखकर बाइटियन वहाँ पे स्माइल करते हुए कोल टून में उससे कहता है, चिंता मत करो, अभी थोड़ी देर बाद तुम भी इसी तरह अपने एल्डर के साथ नीचे जमीन पे पड़े होगे। अपने यंग मास्टर की इस तरह से बेइज्जती होते हुए देखकर उस लेडी कल्टीवेटर्स ने वहाँ पे बाइटियन के ऊपर हमला करने के लिए अपने वेपन्स को बाहर निकाल लिया था। लेकिन बाइटियन ने भी वहाँ पे उस लेडी कल्टीवेटर के साथ फाइट करने के लिए मिस लिंगबाओ को आगे भेज दिया था, जिसके बाद हमें वहाँ पे उन दोनों ही लड़कियों के बीच में एक बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट देखने को मिलती है। और इसी के साथ बाइटियन ने वहाँ पे चेंग यान को भी अपने साथ फाइट करने के लिए चैलेंज कर दिया था, जिससे अपने घमंड के चलते यंग मास्टर चेंग यान ने भी एक्सेप्ट कर लिया था। पर ये उसकी अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही वहाँ पे अपनी अपनी सोड लेकर एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुके थे। और वो दोनों ही वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे, जिसमें बाइटियन काफी हद तक यंग मास्टर चेंग यान के ऊपर भारी पड़ रहा था। और देखते ही देखते बाइटियन ने वहाँ पे अपनी आइस एट्रीब्यूट वाली पावर का इस्तेमाल करके बेचारे यंग मास्टर चेंग यान को वहाँ पे बर्फ में जमा दिया था, जो देखकर वहाँ पे किसी को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि बाइटियन ने यहाँ पे इतनी जल्दी यंग मास्टर चेंग यान को हरा दिया। लेकिन अभी वो सभी लोग वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि यंग मास्टर चेंग यान ने भी अपनी ब्लड लाइन पावर्स को अवेकन कर लिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि उसके विंग्स भी बाहर आ चुके थे। और इसी के साथ अब चेंग यान वहाँ पे बहुत ही अग्रेसिवली बाइटियन के ऊपर हमले करते हुए उसके ऊपर भारी पड़ने लगा था। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि मिस लिंगबाओ ने वहाँ पे उस लेडी कल्टीवेटर के ऊपर अटैक करते हुए उसका खेल वहीं पे खत्म कर दिया था। वहीं अपनी उस लेडी कल्टीवेटर को इस तरह से मरते हुए देखकर यंग मास्टर चेंग यान वहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए बाइटियन से कहता है कि अब बस बहुत हो गया, अब मैं यहाँ पे तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। और ये कहकर यंग मास्टर चेंग यान वहाँ पे अपनी मेडिसिन वैली की एक स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करने लगा था, जिसके चलते हम देखते हैं कि आसपास का पूरा मौसम भी वहाँ पे चेंज हो गया था। और उसी के साथ आसमान के बीचों बीच एक बहुत ही खतरनाक सोड निकल कर बाहर आती है। उस मिस्टीरियस सोड को देखकर बाइटियन भी वहाँ पे थोड़ा चौंकते हुए कहता है, ये तो एंशिएंट पर्पल सोड है, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये लेजेंडरी सोड मेडिसिन वैली के पास होगी। और अभी बाइटियन वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि यंग मास्टर चेंग यान ने अपनी उस पर्पल सोड का इस्तेमाल करके बाइटियन के ऊपर अटैक करना भी शुरू कर दिया था, जिससे पहले तो किसी तरह बाइटियन खुद को बचा लेता है। लेकिन जब वो उस पर्पल सोड का मुकाबला करने के लिए अपनी सोड को आगे करता है तो हम देखते हैं कि बाइटियन की वो सोड ही वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गई थी। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो एंशिएंट पर्पल सोड कितनी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल थी। लेकिन अब चेंग यान वहाँ पे बाइटियन को कोई भी मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए हम देखते हैं कि उसने वहाँ पे एक एंशिएंट फॉर्मेशन बनाते हुए अपनी एंशिएंट पर्पल सोड को वहाँ पे एक जेंट स्पिरिचुअल सोड में ट्रांसफॉर्म कर दिया था। और देखते ही देखते अपनी उस जेंट स्पिरिचुअल सोड की मदद से बाइटियन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जानलेवा हमला भी कर दिया था। और अपनी तरफ आते हुए उस जेंट स्पिरिचुअल सोड को देखकर बाइटियन ने भी जल्दी से अपने स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा लिया था, जिसने वहाँ पे थोड़ी देर के लिए तो किसी तरह से उस जेंट स्पिरिचुअल सोड को रोक लिया था। पर यंग मास्टर चेंग यान अपने इस खतरनाक अटैक को इतनी जल्दी बेकार कैसे जाने दे सकता था, इसलिए हम देखते हैं कि उसने अचानक ही वहाँ पे अपने अटैक की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था, जिसके चलते तो अब बाइटियन का वो प्रोटेक्टिव बैरियर भी वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया था। और बाइटियन खुद को वहाँ पे संभाल पाता उससे पहले यंग मास्टर चेंग यान ने दोबारा उसके ऊपर अटैक कर दिया था, जो देखकर बाइटियन जल्दी से वहाँ पे लिंगार से कहता है, लिंगार जल्दी कुछ करो वरना ऐसे तो हम दोनों ही यहाँ पे मारे जाएंगे। अपने मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंगार भी वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी और उसने वहाँ पे अपनी बची कुछ हुई सारी पावर भी अपने मास्टर के अंदर ही डाल दी थी, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो गया था, जो देखकर तो यंग मास्टर चेंग यान की खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि उसे वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि शायद
बाइटियान उसके इस खतरनाक हमले के चलते मारा गया है, लेकिन अभी वो वहाँ पे अपनी खुशी मना ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि बाइटियान बहुत ही कूल तरीके से उस धुएं के बीच से उड़ता हुआ बाहर आता है, जहाँ हम देखते हैं कि अब बाइटियान के विंग्स भी बाहर आ चुके थे, जिसका मतलब था कि बाइटियान की भी बुलेट लाइन वाली पावर्स अवेकन हो चुकी थी। और बाइटियान के विंग्स कोई आम विंग्स नहीं थे, बल्कि वो उसकी डुअल एट्रीब्यूट वाली पावर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, क्योंकि एक विंग फायर एट्रीब्यूट वाला था तो वही दूसरा विंग आइस एट्रीब्यूट का बना हुआ था। और बाइटियान का ये खतरनाक लुक वाकई काफी ज्यादा कूल दिखाई दे रहा था, लाइक BTTH के ज़ेवियन की तरह। और बाइटियान के इस खतरनाक रूप को देखकर बेचारे चंगियान का मुंह भी वहाँ पे खुला का खुला रह गया था। लेकिन अभी चंगियान वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि बाइटियान ने अचानक आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। और अब बाइटियान वहाँ पे काफी हद तक यंग मास्टर चंगियान के ऊपर भारी पड़ रहा था। हालांकि यंग मास्टर चंगियान फाइट बैक करने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है, लेकिन बाइटियान उसे वहाँ पे संभलने का मौका ही नहीं दे रहा था। और देखते ही देखते बाइटियान ने यंग मास्टर चंगियान को मार मार के उसकी हालत ही खराब कर दी थी। और अब बारी थी बाइटियान के फाइनल अटैक की, जिसके अंदर बाइटियान ने अपनी डुअल एट्रीब्यूट वाली पावर्स को भी डाल दिया था, जिसके चलते तो हम देखते हैं कि अब बाइटियान का वो अटैक पहले से 100 गुना ज्यादा ताकतवर हो गया था। और बेचारा यंग मास्टर चंगियान वहाँ पे कुछ समय पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि बाइटियान ने वहाँ पे अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए चंगियान के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर दिया था। इवन बाइटियान का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि पूरा बैटल अरीना ही वहाँ पे हिलने लगा था। और जैसे वो अटैक जाकर वहाँ पे यंग मास्टर चंगियान के साथ टकराता है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो गया था, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यंग मास्टर चंगियान वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया था। इवन उसकी सारी मरीडियंस भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, लेकिन इस सब के बावजूद भी उसका घमंड अभी तक भी वहाँ पे नहीं टूटा था। वो बाइटियान को धमकी देते हुए कहता है कि देख लेना, मेरी मेडिसिन वैली तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। यंग मास्टर चंगियान की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि बाइटियान ने वहाँ पे उसके ऊपर थप्पड़ों की बरसात करना शुरू कर दी थी और उसे वहाँ पे थप्पड़ मार मार के उसका पूरा मुंह ही सोचा डाला था, जिसके साथ ही बाइटियान ने यंग मास्टर चंगियान की सारी इज्जत ही वहाँ पे मिट्टी में मिला दी थी। और उसके बाद बाइटियान वहाँ पे मिस लिंगबाओ के मास्टर की तरफ देखते हुए उनसे कहता है कि मेरे ख्याल से अब आपको फैमिली डिबेट के रिजल्ट के बारे में अनाउंस कर देना चाहिए, जिसपे एम्परर लिंग उसे वहाँ पे ग्रीट करते हुए कहती है कि उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। तुमने अपनी इस फाइट के साथ ही साबित कर दिया है कि हमारी इस सिटी के अंदर कोई भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हारी फैमिली जीत चुकी है। जिसपे बाइटियान कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको पता चलिए क्या होगा कि हन फैमिली किस तरह से आउटसाइडर्स का साथ दे रही थी और हमारी सू फैमिली को तबाह करने के पीछे भी कहीं न कहीं उनका ही हाथ था। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हन फैमिली को हमारी इस सिटी से बाहर निकाल दे। बाइटियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एम्परर लिंग भी इसके लिए मान गई थी, क्योंकि वो बाइटियान को ऑफेंड नहीं करना चाहती थी। बाइटियान की आज की खतरनाक फाइट को देखकर एम्परर लिंग को वहाँ पे पता चल गया था कि आगे चलकर बाइटियान ही उनकी सिटी का प्रोटेक्टर बनने वाला है, इसलिए भला वो बाइटियान की किसी भी बात को कैसे इग्नोर कर सकती थी। उसके बाद हम देखते हैं कि बाइटियान चंगियान को लेकर अपनी फैमिली में आ गया था, जहाँ आते साथ ही बाइटियान ने चंगियान को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करना शुरू कर दिया था। असल में बाइटियान जल्द से जल्द उससे अपनी माँ के बारे में पता लगवाना चाहता था कि अभी बाइटियान की माँ कहाँ पे है, जिसके चलते हम देखते हैं कि यंग मास्टर चंगियान वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से चिल्लाने लगा था। और उसके चिल्लाने की आवाजें सुनकर बाइटियान के पिता को बहुत ही ज्यादा सुकून मिल रहा था, क्योंकि असल में ये काम वो खुद करना चाहते थे पर कभी कर नहीं पाए। लेकिन आज उनके बेटे ने अपने पिता का ये सपना भी पूरा कर दिया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाइटियान ने अपनी स्पिरिचुअल चेंज का इस्तेमाल करते हुए चंगियान की सोल को उसकी बॉडी के अंदर ही ट्रैप कर दिया था। अब तो बेचारा चंगियान अपनी मर्जी से मर भी नहीं सकता था। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि बाइटियान ने वहाँ पे चंगियान की स्टोरी रिंग को भी ले लिया था, जिसके अंदर बाइटियान को काफी ज्यादा खास और रेयर ट्रेस मिलते हैं, जिन्हें देखकर बाइटियान भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गया था। और अभी बाइटियान वहाँ पे उन ट्रेस को देखते हुए खुश हो ही रहा था कि तभी बाइटियान को चंगियान के हाथों के ऊपर एक हैमली सिंबल दिखाई देता है, जिसे देखकर बाइटियान वहाँ पे चौंकते हुए कहता है ओ तो इसके पास स्पिरिट फ्लेम भी है। और इसी बीच बाइटियान को चंगियान से वहाँ पे ये भी पता चल गया था कि असल में चंगियान को मेडिसिन वैली के मास्टर्स ने भेजा था बाइटियान को ठिकाने लगाने के लिए, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से बाइटियान का नाम बहुत जल्दी फैल रहा था। और मेडिसिन को लग रहा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बाइटियान आगे चलकर उनकी मेडिसिन वैली के लिए खतरा बन सकता है, इसलिए वो पहले ही बाइटियान को ठिकाने लगवाना चाहते थे। जिसपे बाइटियान चंगियान से दूसरा सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम्हारी मेडिसिन वैली ने मेरी माँ को किडनैप क्यों किया था। जिसपे चंगियान उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है क्योंकि तुम्हारी माँ की ब्लड लाइन बहुत ही ज्यादा खास है। ऐसी खास ब्लड लाइन है हजारों लाखों सालों बाद एक बारी किसी के अंदर आती है। और तुम्हारी माँ की तो सिर्फ ब्लड लाइन ही खास नहीं है, बल्कि तुम्हारी माँ की बॉडी के अंदर एक खास तरह की स्पिरिचुअल रूट भी है, जिन्हें हमारी मेडिसिन वैली के मास्टर्स हासिल करना चाहते हैं। और इन दोनों चीजों का इस्तेमाल करके वो एक निर्वाणा पिल को रिफाइन करना चाहते हैं। अब बाइटियान को वहाँ पे सारा माजरा समझ आ चुका था कि आखिर मेडिसिन वैली के लोगों ने उसकी माँ को किडनैप क्यों किया था। लेकिन उनके इरादों को जानकर तो हम देखते हैं कि बाइटियान का खून ही वहाँ पे खोल उठा था, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि बाइटियान का पावरफुल और खुद ब खुद ही वहाँ पे रिलीज होने लगा था। और बाइटियान ने चंगियान को गले से पकड़कर उसे ऊपर हवा में उठा दिया था। और वो गुस्से से उसे सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर मेडिसिन वैली उस पिल को कब बनाने वाली है। जिसपे चंगियान उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है कि अगले साल हमारे एंशिएंट मेडिकल कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा अल्केमी इवेंट होने वाला है, जिसमें हमारी मेडिसिन वैली उसी निर्वाणा पिल को रिफाइन करने वाली है, ताकि वो उस निर्वाणा पिल को रिफाइन करके पूरे एंशिएंट मेडिकल कॉन्टिनेंट के ऊपर राज कर सके। चंगियान की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं
कि बाइटियन का गुस्सा वहाँ पे बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन बाइटियन वहाँ पे चंग यान को मारता नहीं है। उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। असल में वो चंग यान का इस्तेमाल करके अपनी माँ को छुड़वाना चाहता था। इसलिए हम देखते हैं कि बाइटियन ने चंग यान को वहाँ पे आजाद भी कर दिया था। उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बाइटियन गार्डन में खड़ा होकर चांद को निहार रहा था और अपनी माँ को याद करके वो वहाँ पे काफी ज्यादा उदास भी दिखाई दे रहा था, जो देखकर किंग लिंग और उसका पिता वहाँ पे उसके पास आकर उसे तसल्ली देते हुए कहते हैं, बाइटियन तुम्हें तो खुश होना चाहिए, फाइनली आए तुमने अपनी माँ के बारे में पता लगा ही लिया और मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत ही जल्द अपनी माँ को आजाद भी करवा लोगे। अपने पिता की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि बाइटियन ने भी वहाँ पे ठान लिया था कि वो अगले 1 साल के अंदर अंदर खुद को इतना ज्यादा पावरफुल बना लेगा कि कोई भी अलकेमी मास्टर उसके सामने टिक नहीं पाएगा और अगले साल होने वाले अलकेमी इवेंट को भी वही जीतेगा। और इसी बीच हम देखते हैं कि मिस लिंग बाओ और एलयू भी बाइटियन से मिलने के लिए आ गए थे, जिन्हें देखकर बाइटियन वहाँ पे उन दोनों का ही शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि आज की फैमिली डिबेट कॉम्पिटिशन में आप लोगों ने मेरा बहुत ही ज्यादा साथ दिया था, जिसके लिए मैं आप दोनों का जितना ज्यादा शुक्रिया अदा करूँ उतना ज्यादा कम है। और बाइटियन कैसे कहते ही हम देखते हैं कि हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।